गुड मॉर्निंग। सुबह सवेरे पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सरवत वलीम। आज की अच्छी बात जो सुबह सवेरे पाकिस्तान में हमने आपके साथ शेयर की वो है शौक। शौक क्या चीज़ है? शौक ये है कि जब हम कोई काम करते हैं उसकी लगन होनी चाहिए और उसको करने का जैसे जज्बा होना चाहिए, उस काम को करने का शौक भी होना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग हैं, कहा जाता है कि ड्राइविंग अगर आपने सीखनी है, ख़ासतौर पर ख़वातीन से मुताल्लिक़ कहा जाता है, अगर आपने ड्राइविंग सीखनी है तो ये आपकी ज़रूरत तो होती है, लेकिन इसके साथ साथ आपका शौक हो तो आप बिल्कुल उसको सही तरीके से और बिल्कुल कम वक्त में सीख सकते हैं। इसी तरह से किसी भी जगह पे काम करने के लिए जब आपकी ऑपोजिट फील्ड हो, आपने उसमें आपका कोई लगन ना हो, कोई शौक ना हो, आपको वो फील्ड पसंद ना हो और आप उसमें काम करते रहें तो कभी भी आप कामयाब नहीं होते। आपका शौक होगा, आपकी पसंदीदा फील्ड होगी, आपकी जॉब रिक्वायरमेंट्स आपके बिल्कुल शौक से मुताबिकत रखती होंगी तो डेफिनेटली आप कामयाब हो जाते हैं। इसी तरह से कहते हैं कि कोई भी काम करने से पहले जब उसको करने का शौक आपके अंदर नहीं होगा तो आप बेदिली के साथ उस काम को करते हैं और बेदिली से करने का नुकसान ये होता है कि कभी भी काम एक तो अपने अंजाम को नहीं पहुंचता, अगर पहुंच भी जाता है तो बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा और टूटे फूटे तरीके से वो अपने अंजाम को पहुंचता है। तो कोई भी काम करने से पहले ये सोच लीजिए कि क्या वाकई आपका दिल चाह रहा है ये काम करने का। शौक के बिल्कुल अगर मैं सादा से मीनिंग में ले लूँ तो जी दिल चाहना, इसका मतलब है कि आपका दिल चाह रहा है वो काम करने का, आपको पसंद है वो काम करना। जैसे वीडियो गेम्स खेलना बहुत सारे बच्चों को पसंद होता है, वीडियो गेम्स खेलना बच्चे नहीं बड़े भी पसंद करते हैं, मगर इसके साथ साथ उसके लेवल को क्रॉस करना या उस लेवल को अप्रोच करना वो तभी मुमकिन होता है जब आपको वाकई शौक हो कि मैंने इस चीज़ को करना है और कर गुजरना है। तो चलिए इस अच्छी बात के साथ ही आज सुबह सवेरे पाकिस्तान का अच्छा मौसम भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। मौसम से याद आया, बहुत सारी जगहों पे मौसम अच्छा भी है, बहुत सारी जगहों पे बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी भी आपको मिल रही है। जैसे लाहौर में आपको बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी देखने में आ रही है कि 2-3 दिन बारिश होती है, उसके बाद हब्स की ऐसी लहर आती है कि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है और आप अपने घर के फ़ैन या एसी से बाहर निकल नहीं सकते। और जो लोग बाहर आउटडोर काम करते हैं या रोड्स पे काम करते हैं या अपनी शॉप्स में जाते हैं तो सारा दिन वो इसी तकलीफ़ में गुजारते हैं क्योंकि हवा का नामो निशान आपको कहीं नहीं नज़र आता। तो कौन सा मौसम अच्छा है, कहाँ पर मौसम इस वक्त ज़्यादा अच्छा नहीं है, ये आपके साथ शेयर कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपके साथ लाहौर शहर का मौसम शेयर करते हैं। लाहौर की जो इस वक्त सिचुएशन है उसमें डिग्रीज बहुत ज़्यादा है क्योंकि आज देखा जा रहा है कि कम से कम दर्जा हरारत 27 रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री तक आज लाहौर शहर का मौसम जा सकता है। लाहौर शहर का मौसम मैंने आपके साथ शेयर किया है, मगर अब मैं शहर अकायद का मौसम आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जहाँ पर सूरत हाल बहुत ही बुरी है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है और बारिश की ख्वाहिश तो की जाती है कराची के वासियों की तरफ से, मगर अनफॉर्चुनेटली बारिश से जो होता है वो आपको बताएंगे। मगर इस वक्त जो कराची की सूरत हाल है, बारिश के बावजूद वहाँ पर इस वक्त कम से कम दर्जा हरारत 28 और ज़्यादा से ज़्यादा 30 डिग्री तक आज कराची शहर का मौसम जा सकता है। ये मौसम की सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर की, मगर जो अंदरूनी खाना सूरत हाल इस वक्त कराची शहर की वो बड़ी ही क्रिटिकल है। लोग दुआ तो बहुत करते हैं कि मानसून की जैसे झड़ी लगती है, जैसे सब शहरों में बारिश की झड़ी आती है, अच्छा लगता है, मौसम खुशगवार हो जाता है, ऐसे ही कराची शहर का मौसम हो। मगर जिस तरह से हम आपको हर बार बताते हैं और कराची का ये मसला आज से नहीं है, कई साल पुराना है कि यहाँ पर चंद बूंदे पानी की बरसती हैं, बारिश की बरसती हैं तो शहर बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है, लाइट दूर दूर तक आपको नज़र नहीं आती और ट्रैफिक की ये सूरत हाल होती है। आप कई घंटे सिग्नल पर खड़े रहते हैं। आप देख सकते हैं कराची में सिर्फ चंद बूंदें बरसी होंगी, शायद ही कोई 1-2 एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर बारिश आपको ज़रूरत से ज़्यादा नज़र आई होगी, मगर ये 2 बूंदे बरसने के बाद आप देख सकते हैं आधी आधी गाड़ियां डूबी हुई हैं। बहुत मुश्किल हो गया है वहां पर क्या करना चाहिए और वज़ीर बल्दियात क्या कर रहे हैं, कराची के अंदर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट क्या कर रही जानेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ एडिटर साउथ मौजूद हैं कराची से, रेहान हाशमी साहब, उनसे बात करते हैं। रेहान साहब, एक तो मैं आपको सुबह पाकिस्तान में वेलकम करूंगी, मगर इस वेलकम के साथ ही बड़ी बुरी सी सिचुएशन हमें जो फुटेजेस हमारे पास आई हैं और आप तो वहाँ पर फेस कर रहे हैं सारी चीज़ों को, ये क्या मामला है कि हर साल दावे भी किए जाते हैं, हर साल कैंपेन्स भी स्टार्ट की जाती हैं पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की तरफ से, मगर गाड़ियां हैं डूबी हुई हैं, 2 पानी की बूंदें बरसी हैं और शहर का ये हाल हो गया है। देखिए, शुक्रिया। जैसे कि आपने खुद कहा कि कराची के लिए जहमत बन जाती है, ये सिलसिला अभी का नहीं है, कई साल पुराना है। कराची की तारीख की सबसे ज़्यादा बारिश 2009 में हुई थी, जिसमें बड़े बड़े दावे किए गए थे कि अब बड़ी नसीहत हो गई है कराची में। जो उस वक्त कराची वेनिस का मंजर पेश कर रहा था, इतना बुरा हाल था कि एक हफ्ता कराची मुकम्मल तौर पर बंद था। लेकिन जो कल की सूरत हाल है, पहले कराची के शहरी दुआएं करते हैं कि
कि किसी तरह बारिश हो जाए। मुल्क भर में बारिश होती थी, कराची में बारिश होती थी, लेकिन अब जब बारिश होती है तो उसके बाद लोग दुआएं करते हैं ये बारिश जो हो गई अब थम जाए। कल तकरीबन 14 घंटे कंटिन्यू बारिश हुई, जिसने पूरे शहर को तहस नहस कर दिया। सबसे अनफॉर्चुनेटली सबसे बड़ा कराची का जो इशू है वो सियासी इशू है। बस पार्टी कहती है कि हम शहर में काम करेंगे तो एमक्यूएम को फायदा होगा, उनको वोट मिलेगा। एमक्यूएम कहती है कि हम काम कहाँ से करें, तो ब्लेम गेम काफी पुराना चल रहा है, लेकिन इसका खमियाजा कराची के शहरियों को भुगतना पड़ता। जैसे हमने कल देखा, कराची में तकरीबन 12 घंटे बारिश के बाद बिजली नहीं थी, सड़कों पे पानी जमा होने की वजह से ट्रैफिक जाम हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा जो शहरी हैं वो उसमें परेशान होते हैं। आज भी अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो शदीद बारिश शुरू हो गई है। अब आज देखना है कि इस तरह इंतजाम कैसे किए जाते हैं, लेकिन बुलंद बांग दावे किए जाते हैं वज़ीर-ए-आला सिंध। ये तो बात आपकी बिल्कुल सही है रेहान साहब कि 2 पानी की बूंदें बरसती हैं तो पूरी कलई खुल जाती है। जो भी मुतल्लिका वहाँ पर हुकूमत होती है, खासतौर पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, ये ब्लेम गेम तो हम देख रहे हैं कई सालों से चल रहा है, एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के बीच है। कारोबारी हजरात को तो बड़ी मुश्किल होती होगी घर से आना और मुतल्लिका जगह पर पहुँचने से मुतालिक, मगर बच्चों के हवाले से मुझे बताएगा रेहान साहब, क्या स्कूल वगैरह ओपन हो गए हैं? अगर कुछ ओपन हो गए हैं तो स्कूल्स की क्या सिचुएशन है? बच्चे तो नहीं जा पाएंगे वहाँ पे? देखिए सबसे दुनिया भर में आप अगर कहीं भी आपने पढ़ा होगा, हमने भी देखा है, बैट ऑफिस की इम्पोर्टेंस इतनी होती है कि जितनी तमाम इदारों की होती है। बैट ऑफिस की बगैर कोऑर्डिनेशन के तमाम इदारे कुछ भी काम नहीं करते। दुनिया भर में ये जो कानून है और जो उनके तरीक़ेकार है कि बैट ऑफिस के बगैर कुछ नहीं काम करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ उल्टा है। जब मैट ऑफिस सिर्फ बेचारा या तो चांद देखने के लिए इस्तेमाल होता है या फिर वो सेंटीग्रेड बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैट ऑफिस गुज़श्ता 1 हफ्ते से कह रहा था कि कराची में दिन बताए गए थे कि बारिश होगी, लेकिन कल स्कूल खोले गए। जब देखा गया सिंध हुकूमत की जानिब से कि बारिश बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, वही हुआ जो हम सालों से देख रहे हैं। शाम में ऐलान कर दिया गया, कराची में तमाम इंतजामिया ने यूनिवर्सिटी बंद हो गई, कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटी बंद कर दिए गए। अब जो बच्चे स्कूल गए थे कल उन्हें अर्ली वापस बुलाना पड़ा। हाँ बिल्कुल जाहिर सी बात है, जैसे सूरत हाल बारिश की और खुदा ना खास्ता कोई तार वगैरह टूट जाएं, ये तो करंट के बहुत ज़्यादा खदशात पैदा हो जाते हैं, जाने का खदशा पैदा हो जाता है। और इस तरह के पानी में बच्चे क्या बड़े भी बाहर निकलने से अवॉइड करते हैं। थैंक यू सो मच रेहान हाशमी साहब, आप हमारे साथ कराची से मौजूद थे। आज के मौसम के हवाले से हमने अपडेट किया, मगर कराची के मौसम की जिस तरह की सूरत हाल हमने आपके साथ शेयर किया और जिस तरह से हमारे एडिटर साहब बता रहे थे कि अभी हमारे साथ बात करने तक बहुत तेज़ बारिश एक मरतबा फिर से कराची शहर में शुरू हो गई है। और अगर यही सूरत हाल रही तो डेफिनेटली ये तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी वहाँ के लोगों के लिए, आपका घरों से निकलना। और कराची के जो अंदरून के हिस्से हैं वहाँ पर तो घरों के अंदर इतना पानी चला जाता है कि आपके लिए घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। लोगों ने अपना सामान उठाया होता है कि कमरे के अंदर पूरा सामान वो अपना एडजस्ट करते हैं किसी भी तरह से, एक चीज़ के ऊपर दूसरी चीज़, दूसरी के ऊपर तीसरी चीज़। तो ये पीपल्स पार्टी के मुतल्लिका जो भी वहाँ पर इक़्तिदार में है गवर्नमेंट के अंदर, ये उन लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि इतने सालों के साथ भी आप कुछ भी कराची शहर के लिए नहीं कर सके और इतना ज़्यादा फंड मिलता है मगर कराची शहर के लिए कुछ भी एक पाई भी आपको नज़र नहीं आती। चलिए कराची का मौसम आपके साथ हमने शेयर किया, मगर इस्लामाबाद के मौसम की भी चूँकि आपके साथ बात कर लेंगे और भी दीगर शहर है जिनका मौसम आपके साथ शेयर करना बाकी है। तो इस वक्त जो इस्लामाबाद के मौसम की सूरत हाल है वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। इस्लामाबाद में इस वक्त कम से कम दर्जा हरारत रहेगा 26 और ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री हो सकता है। पेशावर में बड़ी सख्त किस्म की गर्मी हमें नज़र आ रही है। अगर डिग्रीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इस वक्त कम से कम दर्जा हरारत पेशावर के अंदर 28 है और ज़्यादा से ज़्यादा 39 डिग्री तक जा सकता है। कोयटा से मिलते जुलते सूरत हाल है पिछले कुछ दिनों से, क्योंकि कोयटा में इस वक्त कम से कम दर्जा हरारत रहेगा 22 और ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री तक जा सकता है। हम फ़ख्र बहुत महसूस करते हैं मगर उतना ही मुश्किल लगता है, उतना ही तकलीफ़ दे लगता है। या शायद हम लोगों में उतना सब्र या उतनी हिम्मत मौजूद नहीं होती कि शहदा के ख़ानदान से उसी तरह से बात कर सकें। इस वक्त हवलदार मोहम्मद खालिद शहीद के अहले खाना हमारे साथ मौजूद है, उनकी वालदा मौजूद हैं, उनके बच्चे मौजूद हैं, उनके भाई मौजूद हैं। हवलदार मोहम्मद खालिद शहीद से मुतालिक उन्हीं से बात करते हैं। माजी, हवलदार खालिद ने जिस तरह से वतन अज़ीज़ पर अपनी जान कुर्बान कर दी,
वो सब्र और हिम्मत हमें आप लोगों से मिलता है कि जिस तरह से आप अपने बेटे इस धरती के लिए कुर्बान करने के लिए अपने हाथों से भेज देती हैं। ऐसी माएँ कितना फ़ख्र महसूस कर रही हैं कि आपका जवां बेटा इस धरती के लिए कुर्बान हो गया। हाँ जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान दे विच मेरे होर भी बेटे हुंदे सी, मैं कुर्बान करन नूं तैयार सा। अल्लाह ने फतेह नसीब अच्छा फरमाई अम्मा मेरे जी, बच्चे नूं। अम्मा जी हमें ये बताएं, हवलदार मोहम्मद खालिद शहीद कैसे इंसान थे, कैसे बाप थे? हम देख रहे हैं कि आपके साथ उनके बच्चे बैठे हुए हैं, किस तरह के इंसान थे वो? हाँ जी, बड़े खुशकिस्मत सन। जो जाते सन ड्यूटी ते मेरे हाथ चुम के, मेरा मथा चुम के, मेरे पैरों में हाथ देख जाते सन। मां दुआ करी, मां दुआ करी। हर खर्चा मैंने घर मजूर करके देना। मेरी मां बोली जी कदे बाहर ना जावे। हम सारी पूरी कौम माँ जी आपके साथ है। सब्र और हिम्मत आप लोगों को देख के हमें मिलता है कि जिस तरह से आप हिम्मत और सब्र की मिसाल कायम करती हैं। अच्छा हवलदार खालिद के हमें बताइएगा बच्चे कितने हैं और सबसे ज़्यादा प्यार उसका किस बच्चे के साथ था? 3 बच्चियां ने, 1 बच्चा है। सारे बच्चों ने प्यार से बेटियां जड़ियां जो ज्यादा प्यार देंदियां ने, बेटे नहीं उस बढ़ के प्यार से जो आते सन बच्चे भज भज के जाते सन। हम देखते हैं भी अबू कदों आएगा, कदों आएगा अबू। निक्की मेरी घर नहीं खलोती, ताए वाला आके सौंदी, मैंने घरों डर आना, मेरा अबू है नहीं। माँ जी बाप का प्यार ही ऐसा होता है, बेटियों के साथ बाप का प्यार हमेशा ही ऐसा होता है। अच्छा हमें ये बताएं आखिरी बार आपकी कब बात हुई थी? आपके बेटे से आखिरी बार आपकी कब बात हुई और क्या बात हुई? बात ये नहीं सी, उथे फोन वसैल कोई नहीं सी। अच्छा सरकारी नंबर तो कर दे सन, पहले खबर दे सन घर खैर है, बच्चे ठीक ने, मैं ठीक है, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। इन्नी खुंदी सी 10 दिन होए सन फोन आए नहीं जिदन शहीद होंदे ने। अच्छा बहुत शुक्रिया आपका माँ जी, बेहद शुक्रिया आपका। अल्लाह ताला इसी तरह से आपको हिम्मत और सब्र अता करे। अल्लाह ताला तमाम माओं को ऐसे हिम्मत और सब्र अता करे और तमाम माओं को इसी तरह से देता रहे, हिम्मत उनकी बंधाता रहे। हवलदार खालिद के भाई हमारे साथ मौजूद है, तो हम चाह रहे हैं कि उनसे भी थोड़ी सी हमारी बात हो सके। आप हमें बताइएगा हवलदार खालिद के मुताल्लिक कि आपका कितना प्यार था उनसे और कौन सी बात है जो आपको लगता है कि कभी भी आप भूल नहीं सकते, फरामोश नहीं कर सकते खालिद की? मेरा छोटा भाई था, मैट्रिक के बाद उन्होंने नौकरी ज्वाइन की स्पोर्ट्स बेस पे, वो भर्ती हुए। तो हमारे 2 ही भाई थे, हम, वो छोटा था मैं बड़ा हूँ। हमारा बहुत एक दूसरे के साथ प्यार था। जब आता था तो एक दूसरे को ऐसे मिलते थे कि जब पता नहीं कब के बिछड़े हुए। कुछ दिन पहले मैंने बेटे की मंगनी करनी थी, तो मुझे कहने लगा कि अभी नहीं करनी, जब मैं आऊँगा तो फिर करेंगे। इतना हमारा एक दूसरे का प्यार था। कोई भी आप मैसेज देना चाहें देखने वालों को? देखने वालों को मैं ये मैसेज दूंगा कि आर्मी, पाक आर्मी जिंदाबाद। अगर कोई भी नौजवान इस मुल्क की खातर अपनी जान का नजराना पेश करे तो उसका बहुत बड़ा रुतबा है, बहुत बड़ा रुतबा है। और मुल्क की खातर जान का नजराना पेश कर, और ख़ास करके मुसलमान होने के नाते अपनी जान का नजराना पेश करेगा, वो यहाँ नहीं आग। अच्छा हमें ये बताइएगा कि हवलदार खालिद के माशाल्लाह से 4 बच्चे थे, 4 बच्चे हैं, ये चारों ही स्कूल जाते हैं, कौन सी जमातों में पढ़ते हैं, ये भी हमारे साथ शेयर कीजिए। ये 2 बच्चे अभी जाते हैं, 2 छोटे हैं। अच्छा। एक 3 क्लास में पढ़ता है, एक 2 में पढ़ता है।
अच्छा, बेटे जो हैं हमेशा मजबूत होते हैं। हवलदार खालिद का बेटा क्या आज़म रखता है जब उसको पता चला कि उनके वालिद अब शहीद हो गए हैं? तो बेटियां तो चले नाजुक दिल की होती हैं, बेटा क्या कहता है इनका? हाँ जी, बेटा जब उनकी डेड बॉडी आई तो कहने लगा कि मैं भी इंशाल्लाह अपने वालिद के रहमो करम पे चलूंगा, बड़ा होके मैं भी इंशाल्लाह फौज में भर्ती होऊंगा और दुश्मनों का मुकाबला करूंगा। अच्छा, आपकी हवलदार खालिद से आखिरी मुलाकात कब हुई थी? कितना अरसा पहले आखिरी मुलाकात हुई? चलिए फ़ोन पे तो बात हो जाती होगी, वो मुलाकात याद है आपको? हाँ जी, फोन मुलाकात बिल्कुल याद है। तकरीबन ईद से 2 दिन पहले वो वापसी गया है, छोटी ईद पे ना, पहले 2 दिन पहले वो वापसी गया है। मैं खुद उसको गाड़ी के करीब छोड़ के आया हूँ शहर में, मोटरसाइकिल के साथ हम दोनों भाई गए हैं। तकरीबन 2 दिन पहले, बहुत शुक्रिया आपका भाई साहब, आपका बहुत शुक्रिया। माँ जी आपका भी बहुत, अल्लाह ताला इसी तरह से आपको हिम्मत और सब्र दे, और हमारी सबकी दुआएं आप लोगों के साथ हैं, सबकी दुआएं इन बच्चों के साथ हैं जो 4 बच्चे हवलदार मोहम्मद खालिद शहीद के हैं। अल्लाह ताला इनको बहुत ज़्यादा आगे लेकर जाए, इनको बड़ा मकाम दे और ये अपने वालिद के नक्शे कदम पर चल सके। सियाहत का फ़रोग़ भी हो रहा है और अल्लाह करे कि पाकिस्तान में बेहतर से बेहतरी की तरफ हम लोग सियाहत के लिए जाएं। मगर जहाँ पर सियाहत की हम बात करते हैं, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो कोशिश करते हैं और उनकी ख्वाहिश भी होती है कि जैसे छुट्टियाँ हों तो किसी ठंडे इलाके का रुख किया जाए और चंद दिन वहाँ पर गुजार कर आए जाए। पाकिस्तान के अंदर जब मानसून की झड़ी लगती है तो सबसे ज़्यादा मुश्किल उस वक्त आन पे पड़ती है जब लैंड स्लाइडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पर कोशिश करते हैं कि टूरिज़म को रोक दिया जाए या सियाहों को रोका जाए, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किलात भी होती हैं। कई इलाके बंद हो जाते हैं, कई दिन तक गाड़ियां जो हैं वो अंदर रुकी रहती हैं। कहीं पर स्नोफॉलिंग की वजह से गाड़ियां धंस जाती हैं और कई जगहों पर ऐसा होता है कि लैंड स्लाइडिंग की वजह से, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में जब लैंड स्लाइडिंग होती है तो वहाँ से रास्ता क्लियर करने में और मशीनरी को वहाँ पर जाने तक पहुँचने तक बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होता है। हमारे टूरिज़म के जो वज़ीर हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर टूरिज़म को भी फ़रोग़ दिया जाए। एक तरफ तो ट्रेड है, इसके साथ साथ बहुत से बाहर से लोग भी हैं जो पाकिस्तान की खूबसूरती को देखें। इस खूबसूरती में मज़ीद कितना इजाफा किया जा रहा है, मुश्किलात कहाँ पर हैं, किन किन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए, जो लोग जा रहे हैं टूरिज़म के लिए कौन कौन सी उन्हें एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। इस वक्त हमारे साथ PTI से ताल्लुक़ रखते हैं आतिफ खान साहब, ये वज़ीर सियाहत है, कल्चर हैं, स्पोर्ट्स, आर्कियोलॉजी एंड यूथ अफेयर्स हैं। थैंक यू सो मच आतिफ साहब, आपको हम वेलकम करते हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान में। इसके साथ साथ हमारे रिपोर्टर हैं सुधीर अब्बासी साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद है मरी से, उनसे भी साथ साथ बात करेंगे। सुधीर, सबसे पहले तो आप हमें ये बताएगा कि मरी के आप किस पॉइंट पर इस वक्त मौजूद हैं, वहाँ पर मौसम की क्या सूरत हाल है और ख़ासतौर पर जो सियाह आते हैं बड़ी तादाद में मरी के अंदर, उनकी क्या सिचुएशन है? जी बिल्कुल, आपको मैं बताऊं कि इस वक्त मैं मलका कौसार मरी की खूबसूरत तरीन इलाका भूरबन में मौजूद हूँ और इस वक्त धूप और बादलों की आंख मचोली से मौसम जो है वो उसमें मज़ीद निखार पैदा हो गया है और जो सियाह हैं वो यहाँ के इन खूबसूरत नज़ारों से इस वक्त जो वो भरपूर लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। अच्छा, बारिश की सिचुएशन तो आपसे जानेंगे, इसके साथ साथ स्नोफॉल की सिचुएशन भी जानेंगे। लोगों की कोशिश होती है कि देखा जाए उसको या बारिश को एंजॉय किया जाए, मगर चूंकि आतिफ खान साहब भी हमारे साथ मौजूद है, मैं चाह रही हूँ उनसे भी साथ साथ बात करें। आतिफ साहब, पहले तो हमें ये बताएगा, जिस तरह से PTI की गवर्नमेंट का ये अज़्म है और जब वो अभी सूबाई हुकूमत के लेवल पर थे उन्होंने वहाँ पर KPK के अंदर भी बहुत ज़्यादा टूरिज़म को फ़रोग़ दिया था, पूरे मुल्क में जाल अब फैला रहे हैं आप लोग, तो उसके लिए हुकूमत ये बताएगा कि कौन कौन से ऐसे नए पॉइंट्स हैं जो खोलने की कोशिश कर रही है ताकि टूरिज़म ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। बहुत शुक्रिया जी। सबसे बड़ी जो एक प्रॉब्लम है हमारे टूरिज़म सेक्टर में वो ये है कि यहाँ पे जगह बहुत कम है। मिसाल के तौर पे भी जिस तरह मरी का जिक्र हुआ, ये अंग्रेज़ों के दौर का है, नथिया गली अंग्रेज़ों के दौर का है। हमने नई डेस्टिनेशन डेवलप नहीं की, तो हमारी कोशिश है कि हम नई डेस्टिनेशन डेवलप करें। एक जगह जो बहुत ज़्यादा लोग आ जाते हैं जिससे लोगों को तकलीफ होती है, ट्रैफिक का और बाकी प्रॉब्लम्स होते हैं, तो फैल जाए। कम से कम हम आइंदा 4 साल में 10, 15, 20 तक कोशिश करेंगे कि हम नई डेस्टिनेशंस खोल
खोल लें, उससे तो ये कि सूबे में डिफरेंट जगह पे लोगों को फायदा होगा, उन लोगों को हर जगह पे लोगों को रोजगार मिलेगा, उनको कारोबार बढ़ेगा, नौकरियां मिलेंगी, और ये कि टूरिस्ट को भी तकलीफ नहीं होगी, उनको भी एक अच्छी जगह देखने को मिलेगी। उसके लिए हमने काफ़ी ये पिछले कोई 10 महीने में 11 महीने में हमने पूरे सूबे में घूमे फिरे, तो जगह हमने आइडेंटिफाई कर ली हैं। इंशाअल्लाह ताला उसके लिए कोई जो मेन मसला है हुकूमत की तरफ से, जो मेन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो है रोड्स की। तो 5 अरब रुपए हमने रखे हैं अपने सूबाई बजट में उन रोड्स को बनाने के लिए, और तकरीबन कोई 10 अरब रुपए के करीब हमने वर्ल्ड बैंक से फंडिंग करवाई है। तो उस पर इंशाअल्लाह ताला भी काम शुरू होगा। तो नई डेस्टिनेशन कोशिश है कि इंशाअल्लाह 10-15 हो सकता है कि 20 तक हम नहीं खोल लें इंशाअल्लाह। ठीक है आतिफ खान साहब, जो मुझे समझ आई आपकी बात से, क्या आप लोगों का पूरा कॉन्सेंट्रेट इस चीज़ के ऊपर है कि KPK के अंदर ही नई जगहों को एक्सप्लोर किया जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाए, या पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने भी सियाती मकामात हैं, जैसे बहुत सारे लोग हैं गिलगित की तरफ जाना चाहते हैं, हुंसा की तरफ जाते हैं, राकापोशी के एरियाज़ में जाते हैं, तो वहाँ पर भी गवर्नमेंट का हमें कॉन्सेंट्रेट नज़र आएगा? देखिए, जिसमें कुछ जो फेडरल गवर्नमेंट के काम है, जिस तरह वीज़ा पॉलिसी है या NOCs है फॉरेनर्स के लिए, वीज़ा ऑन अराइवल या जो भी है, वो फेडरल गवर्नमेंट के लेवल पे है। बाकी जितने सूबे हैं वो अपने तौर पे, क्योंकि ये भी एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, तो हर एक प्रोविंस अपने लिए कोशिश करता है कि हम जितनी जगह हम डेवलप कर सकें, लेकिन मेन जो टूरिज्म के एरियाज हैं कुदरती तौर पे वो हमारे सूबे में है या गिलगित बल्तिस्तान में है, कश्मीर में है। तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, तो इस वजह से हम तो अपने सूबे की हद तक कोशिश कर रहे हैं कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जगह हम नहीं डेवलप कर सकें। अच्छा आतिफ खान साहब, सबसे ज़्यादा जो टूरिज़्म का दबाव आता है या सियाह जो सबसे ज़्यादा जिन मकामात पर जाते हैं वो डेफिनेटली KPK से ही रिलेट करते हैं। अभी KPK की तरफ लोग आते हैं, बहुत सारे एरियाज ऐसे भी हैं जहाँ पर लोग अवॉइड करना चाहते हैं मगर वहाँ जाने की ख्वाहिश भी रखते हैं, जैसे लैंडस्लाइडिंग का मसला हो जाता है। कौन कौन से ऐसे एरियाज अभी मौजूद हैं जहाँ पर आप समझते हैं कि टूरिस्ट को आने से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि मानसून की झड़ी चल रही है और लैंडस्लाइडिंग का भी इशू बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है? ये पिछले दिनों बाज़ोकात देखिए चीज़ें बतानी चाहिए, लेकिन बाज़ोकात चीज़ें इतनी बढ़ चढ़ के बता दी जाती हैं कि लोगों में अननेसेसरी पैनिक हो जाता है। जिस तरह ये भी पिछले दिनों स्लाइडिंग का वाक़या हुआ, एक हकीकत है, उसको डिनाई नहीं किया जा सकता। लेकिन ये तो आप अगर बाहर देख लें, GT रोड पे भी एक्सीडेंट हो जाते हैं, मोटरवे पे भी एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो कोई न कोई वाकया कभी न कभी हो जाता है। लेकिन ओवरऑल ये नहीं है कि वो पूरा, उस वक्त जो लैंडस्लाइडिंग हुई थी कुछ घंटे में रोड खुल गई थी, और पूरे इलाकों में भी नहीं है। कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे पहाड़ ऐसे हैं कि वहाँ पे अगर बारिश होती है तो उससे वो स्लाइडिंग उससे हो जाती है, लेकिन वो भी खुल जाता है। मतलब कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है कि टूरिस्ट ना आए। ठीक, इंशाअल्लाह ताला कोशिश यही होती है कि जल्दी से जल्दी रोड को खोला जाए, और मेरे ख्याल में कोई अननेसेसरी पैनिक की ज़रूरत नहीं है। अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा होता भी है रोड, तो उसको दोबारा जल्दी खोल दिया जाता है। अच्छा आतिफ खान साहब, मजीद भी आपसे बात करेंगे। सुधीर अब्बासी भी चूंकि हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा सुधीर, जिस तरह से आतिफ साहब से हम लैंडस्लाइडिंग से मुतालिक बात कर रहे थे, मरी के अब तो 2 माशाल्लाह से रास्ते निकाल दिए गवर्नमेंट की तरफ से। एक तो मोटरवे की तरफ से रास्ता, एक पीस तो उस तरफ से निकलता है रोड का, वहाँ से आप बिल्कुल आराम से जा सकते हैं, ईजिली जा सकते हैं। एक पुराने वाला रोड है मरी का, जहाँ से टूरिस्ट कोशिश करते हैं कि पहाड़ों के बीच से और दरख्तों के बीच से गुजरते हुए जाए, मगर वो रास्ता काफ़ी ज़्यादा एक तो कंजस्टेड है, दूसरा ये कि वहाँ पर ट्रैफिक का दबाव बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ पर कोई ऐसी सूरत हाल देखने में आ रही है जिस तरह से लैंडस्लाइडिंग हो गई हो, रास्ते बंद हो गए हों, और उसके क्लियरेंस कब तक हो रही है? जी बिल्कुल, इस वक्त आपने ठीक कहा कि मरी को आने के लिए 2 रास्ते हैं, एक इस्लामाबाद मरी एक्सप्रेस वे है और दूसरा पुराना GT रोड है। लेकिन इस वक्त जो सबसे ज़्यादा रश जो ले रहा है वो इस्लामाबाद मरी एक्सप्रेस वे है। वहाँ से बड़ी सेफ जो ड्राइव करके जो सयाह हैं वो मरी पहुँच जाते हैं, और जो पुराना रोड है GT रोड वो भी बिल्कुल क्लियर है, लेकिन वो सिंगल रोड है जिसकी वजह से ट्रैफिक जो स्लो होती है, गाड़ियों की लंबी लाइनें लग जाती हैं। लेकिन इस वक्त दोनों जो रोड हैं वो क्लियर हैं। अच्छा, रोड्स वहाँ पे क्लियर है। और बारिश की क्या सूरत हाल है इस वक्त?
जी, इस वक्त यहाँ मैं आपको ये बताऊं कि जो इस वक्त जो मौसम है यहाँ का, वो कभी धूप, कभी बादल और अचानक कभी बारिश शुरू हो जाती है, कभी रिमझिम होती है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत मौसम है इस वक्त। जो सयाह हैं वो इस मौसम से भरपूर जो है वो लुत्फानंदोज हो रहे हैं, यानी कि एंजॉय कर रहे हैं मुकम्मल तौर पे फैमिलीज के साथ है। थैंक यू सो मच सुधीर अब्बासी, आपने हमें अपडेट किया मलका कौसार के मौसम से मुतालिक। बहुत शुक्रिया आपका। आतिफ खान साहब से बात होगी, मगर इसके साथ साथ हमारी ट्रैवल व्लॉगर महविश अखलाक भी हमारे से टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। महविश, आपको एक तो वेलकम करेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में, और आप माशाल्लाह से ट्रैवल करती हैं, मुख्तलिफ जगहों पर घूमी हुई हैं, और जिस तरह से पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो यकीनी तौर पर कुदरती हुस्न से तो माला माल है हमारा मुल्क। कौन कौन से ऐसे इलाके आपने अभी तक देखे हैं जो आप समझती हैं कि वाकई इनकी मिसाल आपको कहीं नहीं मिल सकती? जी, अस्सलाम वालेकुम तमाम पाकिस्तानियों को। और मैं आपको बताऊं कि जी बिल्कुल सही कह रही हैं आपकी, मैं ट्रैवल करती रही हूँ और पाकिस्तान के कुछ ऐसे मकामात हैं जो मैं अपनी बाइक पे, मोटर बाइक पे ट्रैवल कर चुकी हूँ। और जिस तरह से अभी आपके रिपोर्टर बता रहे थे कि बारिश की वजह से कुछ रास्ते ब्लॉक हैं, जिस तरह से मरी एक्सप्रेस वगैरह, तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जो लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं वो ज़रूर इंजॉय के मूड से निकलते हैं कि जी इंजॉय करना है, लेकिन मैं आपको ये बताते चलूँ यहाँ पर कि इंजॉय के साथ साथ एहतियाती तदाबीर बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप कोई भी सयाह हो या कोई भी ऐसे ट्रैवलर वो निकलना चाहें तो इस ट्रैवलिंग के लिए तो वो ज़रूर एहतियात करें। और एहतियात से मुराद ये कि बारिश का, पूरा अगस्त का महीना बारिश का है और इसमें लैंड स्लाइडिंग है और जिसकी वजह से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा स्टक हो जाती है। और मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त पाकिस्तान के कुछ ऐसे मकामात हैं, लाइक कश्मीर है, स्कर्दू है और अस्तोर वगैरह हैं जो लैंड स्लाइडिंग की वजह से बंद है। हाँ। तो ज़रूर एहतियात भी करें और अपनी जो भी ट्रैवलिंग का जो सामान है वो कम से कम रखें, और गाड़ी जो भी आप लेकर जाते हैं उसका इस्तेमाल और अच्छे ड्राइवर का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है ये। तो मैं जस्ट इतना बताना चाहूँगी कि पाकिस्तान के कुछ ऐसे मकामात जो मैं वाकई एक्सप्लोर कर चुकी हूँ वो बहुत खूबसूरत हैं और एक्सप्लोर करने वाली जगह है। तमाम पाकिस्तानी निकलें और बाहर से जो लोग सयाह आते हैं उनको भी हम वेलकम करते हैं और वो निकलें और इस खूबसूरती को एक्सप्लोर करें और एंजॉय करें पाकिस्तान की खूबसूरती को। अच्छा, ठीक है महविश, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा क्योंकि आतिफ खान साहब भी मौजूद हैं, उनसे साथ साथ बात करते हैं। अच्छा आतिफ खान साहब, जिस तरह से महविश ने बताया कि कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जो दरपेश होते हैं और खासतौर पर उन फैमिलीज़ के लिए जो अपने छोटे बच्चों को साथ लेकर जाते हैं, क्योंकि बच्चों के स्कूल में छुट्टियाँ होती हैं और कोशिश करते हैं कि वो नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ जाएँ या किसी ठंडे इलाके की तरफ मूव करें। अगर आप अपने बच्चों के साथ जा रहे हैं तो आप क्या रिकमेंड करते हैं कि कौन से ऐसे इलाके हैं जो सेफ़ होते हैं, महफूज होते हैं बच्चों के लिए और ख़ासतौर पर ट्रैवल से रिलेटेड? देखिए जी, यहाँ स्वात का जो एरिया है वो तकरीबन खुला रहता है, नथिया गली का एरिया खुला रहता है। चतराल जाते हुए कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे कभी कभी अगर बारिश ज़्यादा हो जाए तो लैंडस्लाइडिंग हो जाती है, बाकी मोस्टली रोड खुली रहती है। कभी कभार, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि कभी कभार एक आध वाक़या हो जाता है, लेकिन उसको भी रोड को जल्दी खोल दिया जाता है क्योंकि अभी हर जगह लोकल हमने कोशिश की है कि जितनी NHA के साथ ताउन करके या PDA में जो हमारा इदारा है तो उसके लिए हमने मशीनरी ऑलरेडी अवेलेबल की भी है और मजीद हम कर रहे हैं ताकि लैंडस्लाइडिंग का भी और स्नोफॉल में भी हम कोशिश करेंगे कि रोड खुली रहे, क्योंकि रोड खुली रहती है तो ऑब्वियसली लोग आते जाते रहते हैं, सीजन चलता रहता है, होटल का बिजनेस चलता रहता है, कारोबार चलता रहता है, तो एक आध कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन वैसे ओवरऑल कोई ज्यादा मसला नहीं है, रोड्स खुली रहती है मोस्ट। ठीक है। अच्छा आतिफ साहब, आपने होटल्स के हवाले से बात की। डेफिनेटली जब लोग जाते हैं अपने फैमिली के साथ या दोस्त अहबाब के साथ जाते हैं तो होटलों में क़याम करते हैं वो लोग। महंगाई भी चूँकि बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा टैक्सेस भी आ गए हैं, तो उससे कुछ फ़र्क पड़ा है टूरिज़्म को कि लोगों ने अवॉइड करना शुरू कर दिया हो कि नहीं भी अभी हम लोग नहीं जा रहे या बहुत ज़्यादा एक्सपेंस हो जाता है? और होटलों के जो रेट हैं रूम्स के, उनको कंट्रोल करने के लिए आपकी सूबाई हुकूमत कुछ कर रही है कि हर जगह पे आपको एक डिफरेंट होटल का मिलता है रेट कि जी यहाँ से यहाँ तक है? लोग बड़े मजबूर हो जाते हैं, छोटे होटलों वाले भी मोनोपोली पे उतर आते हैं, बड़े होटल्स वाले तो ऑलरेडी महंगे होते हैं, तो उसमें हुकूमत क्या कर रही है? जो होटल्स के रेट्स का इशू आप बयान कर रही हैं, ठीक है, प्रॉब्लम होती है, लेकिन उसमें एक थोड़ी सी आप ये जरा चीज समझ लें कि बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई ड्रिवन होती है। जितनी किसी भी चीज की डिमांड ज्यादा हो जाती है उसी तरह उसके रेट भी ज्यादा हो जाते हैं। तो जब वो रेट ज्यादा हो जाते हैं, तो अभी मैं इस सीजन में जब गया था, जहां जहां मैं गया हूं, हर एक होटल में जितने कमरे थे ऑलमोस्ट उतने ही कमरे वो मजीद बढ़ा रहे हैं क्योंकि डिमांड बढ़ गई है। नए होटल बहुत ज्यादा बन
बन रहे हैं, तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है साथ में सप्लाई और बढ़ना शुरू हो जाती है, तो उस रेट का वो आपस में बैलेंस हो जाता है। लेकिन ये कि उनका भी, होटल्स का भी, लोग ये कंपैरिजन करते हैं कि जी चिकन कढ़ाई फलानी जगह पे इतने की है तो यहाँ पे इतने की है, लेकिन उसमें ये भी देखना चाहिए कि उन बेचारों का सिर्फ 3 महीने का सीजन होता है। हाँ। जो स्वात के एरिया है, चतराल है, जो ऊपर का एरिया है, तो होटल वालों ने भी या जो वहां पे काम करने वाले हैं उनका भी 3 महीने 4 महीने साल में काम होता है, बाकी पूरा साल उन्होंने उसी पे गुजारा करना होता है। तो जाहिर बात है कि थोड़ा बहुत रेट्स का जरूर फर्क होता है। अगर हम इन इलाकों से कंपैरिजन करें तो वो रेट का जरूर फर्क होता है। ठीक है। अच्छा आतिफ साहब, मैं आपसे बात करती हूँ। हमारे साथ इस वक्त चूंकि कॉलर भी मौजूद हैं तो उनकी कॉल ले लेते हैं। हमारे साथ सवात से मौजूद है कॉलर असद, उनसे बात करते हैं। जी असद, बात कीजिए। जी, सबसे पहले तो मैं मुबारक देना चाहूंगा केपी की गवर्नमेंट को कि इन्होंने जो टूरिज्म के लिए स्टेप्स लिए हैं वो बहुत अच्छे हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि वो लोग जो किसी भी हादसे का शिकार हो जाते हैं या किसी मुश्किल उनको दरपेश होती है, तो इस सूरत हाल में टोटली नंबर है केपी की गवर्नमेंट का जिसके ऊपर वो कॉल कर सकें और इमरजेंसी की सूरत में आगाह कर सकें? ठीक है, अ वेरी वैलिड क्वेश्चन, थैंक यू सो मच असद, आपने हमें कॉल किया। अच्छा आतिफ साहब, ये हमारा भी सवाल था और लोग भी ये जानना चाह रहे हैं कि कोई ऐसा नंबर है जैसे अगर लोग किसी जगह ट्रैवल करना चाह रहे हैं, जिस तरह से आपने कहा कि बहुत सारी हाइप भी क्रिएट कर देते हैं, पैनिक क्रिएट कर दिया जाता है, कोई एक खुदा न ख्वास्ता वाक़या होता है तो लोग डरा देते हैं कि जी नहीं आपको अभी ट्रैवल नहीं करना चाहिए। कोई आप लोगों की तरफ से टोल फ्री नंबर है जिस पे लोग कॉल कर सकें और जान सकें भी हमें आया अब सफ़र करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? एक तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो वहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होती है जो पहुँच जाती है, लेकिन जो आप एक यूनिवर्सल नंबर कह रही हैं, वो इस वक्त हमने टूरिज्म ऐप लॉन्च किया है, तो उसमें हमने एक नंबर देना है जिसको हम पब्लिसाइज करेंगे, लेकिन फिलहाल तक एक ऐसा नंबर नहीं था जिस पे आप पूरे सूबे से कॉल करके उसको हेल्प ले सकती थी। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होती है जो मौके पे पहुंच जाती है, लेकिन बात आपकी ठीक है कि ऐप के साथ हमने अभी नंबर भी एक पब्लिसाइज करना है, क्योंकि जिस तरह मैंने बताया कि हमने काम किए हैं, लेकिन मैं अगर आपको हकीकत बताऊं, थोड़ा बहुत टूरिज्म पुलिस हमने शुरू की है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया है, टूरिज्म अथॉरिटी बनाई है, जगह नहीं आइडेंटिफाई की है, लेकिन फिलहाल पहला सीजन था हमारा इस गवर्नमेंट का तकरीबन 10 महीने में, तो ज्यादा काम नहीं हुआ। इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में काम ज्यादा होना है, जिसमें ये इस तरह की और एक्टिविटीज हैं, टूरिज्म फैसिलिटेशन सेंटर बनाने हैं, जो मेन रोड्स हैं जिसपे फैमिलीज को वॉशरूम्स की या सर्विस एरियाज की बहुत तकलीफ होती है, वो हमने टेंडर कर दिया है, वो बना रहे हैं, तो मतलब काम अभी काफी है करने वाला। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आतिफ खान साहब, आपने अपना कीमती वक्त सुबह सवेरे पाकिस्तान के लिए निकाला, लोगों को अवेयर किया, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। महविश इखलाक भी चूंकि हमारे साथ मौजूद है। अच्छा महविश, बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जैसे कहा जाता है कि जी आपने फेरी मेडोज जाना है तो उसका रास्ता बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, फैमिली के साथ लोग अवॉइड करते हैं, छोटे बच्चों के साथ अवॉइड करते हैं, तो उसमें आपको कौन सी मुश्किलात दरपेश आती हैं टूरिज्म करने वालों को, और इसके साथ साथ जो ऐसे मुश्किल रास्ते हैं उनके लिए कोई मैसेज कन्वे करना चाहें आप देखने वालों के लिए? देखिए, जहाँ तक आपने फेरी मेडोज की बात की, वो थोड़ा सा ऑफ रोड ट्रैक होता है और वही एडवेंचर होता है और वही करने के लिए लोग जाते हैं, एडवेंचर को ही एंजॉय करने के लिए। तो रास्ते में कुछ ऐसी मुश्किलात का सामना नहीं होता है, रोड्स बहुत अच्छे बने हुए हैं। जिस आपको पता है कि इस वक्त मौजूदा हुकूमत टूरिज्म के लिए काम कर भी रही है, और लेकिन कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर हमें बाई जीप 4x4 पहुँचना होता है। क्योंकि मैं एक मोटरसाइकिलिस्ट हूँ, तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर बात करूँ तो कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे 4x4 नहीं पहुँच पाती है, वहाँ पे बाइक्स पहुँच जाती हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू महविश। वक्त हमारे पास क्योंकि बहुत कम, शुक्रिया आपने भी अपना वक्त निकाला सुबह सवेरे पाकिस्तान के लिए। टूरिज्म से मुतालिक तो बात हो रही है और हम अपने शो में कोशिश करते हैं कि आपको वर्जिश और एक्सरसाइज और जिम से मुतालिक बताएं, मगर जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ बात होगी खेल की और कुछ हमारे यहाँ पे खिलाड़ी भी मौजूद होंगे जो आपको कुछ खेल के भी दिखाएंगे। एक छोटे से ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वैसे
तो आपने बहुत सारे खेल देखे होंगे और आपको पता भी होगा कि ये खेल किस तरह से खेले जाते हैं, मगर एक खेल है बेसबॉल जो हम सिर्फ कोशिश करते हैं कि उसके बारे में जान सके। अगर ना जान सके तो हम बहुत सारी ऐसी इंग्लिश मूवीज़ देखते हैं, ऐसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये गेम बहुत ज़्यादा खेला जाता है और पसंद भी किया जाता है, लेकिन हम लोग यही सोचते रहते हैं ये गेम आखिर खेला किस तरह से जाता है, इस गेम को करने के क्या मकासद होते हैं, और वो बस जी आए और फेंका, बॉल हुई, समझ से बाहर होता है। मगर बेसबॉल के अज़ाइम क्या है पाकिस्तान के अंदर, इसका स्कोप क्या है और इसको किस तरह से खेला जाता है, इसका स्कोर क्या होता है, टीम क्या होती है, और इस सारे मुतालिक जो चीज़ें हैं वो जानेंगे। क्योंकि अभी आपने देखा होगा जब से हमारे एक शॉट आया कि यहाँ पे हमारे साथ 2 नौजवान मौजूद है, मगर इसके साथ साथ इनको बैकबोन देने के लिए यहाँ पर और भी हमारे गेस्ट मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ आपको मैं तारुफ करा दूँ कि पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ बेसबॉल के प्रेसिडेंट हैं सैयद फ़खर अली शाह साहब। सर, आपको भी वेलकम करते हैं। इसके साथ साथ कैप्टन है पाकिस्तान बेसबॉल टीम के मोहम्मद उस्मान हमारे साथ मौजूद हैं, और इसके साथ साथ लीगल एडवाइज़र हैं, असिस्टेंट मैनेजर हैं पाकिस्तान बेसबॉल फेडरेशन के फ़खर अमीर काज़मी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों को वेलकम करेंगे। इसके साथ साथ जो हमारे साथ यहाँ पे नौजवान मौजूद हैं मैं उनका तारीफ भी करा दूँ। सैयद अली हमारे साथ मौजूद हैं, और इसके साथ साथ मोहम्मद खावर हैं, ये नायब कैप्टन हैं अंडर 15 के हमारे साथ मौजूद हैं। ये आलमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं और अंडर 12 वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी इनकी तरफ से की जा चुकी है। अच्छा, सबसे पहले आप लोगों को वेलकम। और इसके साथ से बताएगा, बेसबॉल हम सिर्फ इंग्लिश मूवीज़ में देखते हैं कि बहुत ज़्यादा खेला जाता है, पसंद भी किया जाता है, मगर पाकिस्तान के अंदर इसके स्कोप पर भी बात करेंगे। मगर जिस तरह से मैं देख रही हूँ कि ये बच्चे कोशिश कर रहे हैं कुछ ना कुछ करने की, तो मुझे ऐसे फील आ रही है जैसे क्रिकेट की, वो कहते हैं ना कुमकुम के मेले में बिछड़ जाता है कोई, तो ये बेसबॉल जो है क्रिकेट की कज़न तो नहीं है जो कुमकुम के मेले में बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्रिकेट और बेसबॉल में सिमिलरिटी बहुत ज़्यादा है, और सब ये कह सकते हैं कि ये ब्रदर एंड सिस्टर गेम है, क्योंकि इसके अंदर बैट है, क्रिकेट में बैट है, इसमें बॉल है, उधर बॉल है, इसमें बैट स्विंग किया जाता है, उसमें बैट स्विंग किया जाता है, और जिस तरह हमारे बॉलर होते हैं यहाँ पे बेसबॉल में पिचर कहते हैं जो बॉल फेंकता है। अच्छा। और इस तरह ये दोनों गेमें बराबर हैं। और आप ये देखें कि पीसीबी ने या क्रिकेट की जितनी भी टीम्स हैं क्रिकेट की, वो बेसबॉल का एक कोच जरूर रखते हैं, क्योंकि बेसबॉल एक ऐसी फास्ट गेम है जिसमें आपकी थ्रो, आपकी बैटिंग और आपकी रनिंग इसमें आप कवर कर जाते हैं। अच्छा। और इसी वजह से हमारे बच्चे जो ये हैं आपको बताएंगे, ये बैट इनके हाथ में है, और ये एल्युमिनियम का बैट है। क्रिकेट में ज़रा स्ट्रेट होता है, इसमें ज़रा राउंड शेप में है। तो ये आपने बैट क्रिकेट में ज़रा ज़मीन पे रखता है, ये हमने हाथ में उठा के रखना है। और इसी तरह जो बॉल फेंकने का स्टाइल है वो एक किस्म का सेम ही है, लेकिन इसको हम फुल टॉस, जिसे वट्टा कहते हैं पाकिस्तान में बच्चे, तो वो जोर से जो फेंकने का स्टाइल है उसे फुल टॉस कहते हैं। तो विदाउट अ बाउंस, के जो पिच के ऊपर बॉल ना पड़े और डायरेक्ट कैचर पकड़े। जो मोहम्मद खावर है, ये पाकिस्तान टीम के अंडर 12 में वर्ल्ड कप में जा चुके हैं, और ये कैचर हैं। जिस तरह क्रिकेट के अंदर विकेट कीपर होता है, बेसबॉल के अंदर कैचर होता है, लफ्ज कैचर होता है कि इसने गेंद पकड़नी है। ये इस तरह बैठा होता है, बकाया सारे फील्डर ऑपोजिट साइड पे 8 होते हैं। अच्छा, ये थोड़ा डिफरेंस आ जाता है इसके अंदर। हाँ जी, ये है। तो इसके अंदर विकेट नहीं होती, इसके अंदर एम्पायर ने फैसला करना होता है शोल्डर से नीचे और घुटनों से ऊपर जो फास्ट बॉल जाएगी, जो पिचर फेंकेगा और जो खिलाड़ी है वो कैचर पकड़ेगा, उसको अगर वो बीच में आती है उसको कहते हैं राइट बॉल, उसे स्ट्राइक कहते हैं। और जो दूसरी टीम होती है उसके 9 खिलाड़ी खेलने आते हैं, उन्होंने उस फास्ट बॉल को स्विंग करके हिट मारना है। अच्छा। अगर वो 3 बॉलें मिस कर दे तो खिलाड़ी आउट हो जाता है। अच्छा, ये क्या होता है कि जी आपने हिट किया बेसबॉल का, ये बैट आप फेंकते हो और फिर भागना शुरू कर देते हो, ये क्या चीज होती है? इसमें ये चीज़ है, ये बड़ी फास्ट गेम है। इसमें एक मौका भी नहीं मिलना खिलाड़ी को कि भाई एक बॉल छोड़ दे तो अगली बॉल में निकल जाऊंगा, नहीं। दूसरी टीम जो फील्डिंग कर रही है उसमें 8 खिलाड़ी फील्डिंग कर रहे होंगे। एक खिलाड़ी दूसरी टीम का बैटिंग करने आएगा, एक खिलाड़ी वो आके खड़ा होगा एक बॉक्स के अंदर। दूसरा जो बॉलर होगा वो बॉल कराएगा। इन्होंने बॉल जब अंदर आई हिट करेंगे, हिट करने का बल्ला छोड़ देना, तो सामने जिस तरह स्क्वायर है ना, तो उसने वहाँ पे एक बेस पे जाना। जब क्रिकेट में हम रनिंग करके दूसरी क्रीज में जाते हैं, इसमें होता है अपने ना सामने जाकर वहाँ पहुँच एक स्पॉट बना होता है, उसे बेस कहते हैं, वहाँ पाउल लगाना है। अच्छा। अगर ये पहले पहुँच गया खिलाड़ी तो सेफ है, मसला आउट नहीं है। और अगर बॉल पकड़ के वहाँ किसी ने फेंक दी, किसी ने ग्लव में पकड़ ली और वो ही इज आउट। अच्छा, उस्मान ये भी हमें बताएगा, जिस तरह से अभी हमें हमारे साथ शेयर किया फ़खर साहब ने कि क्या क्या डिटेल्स होती हैं, किस तरह से खेला जाता है इसको। वैसे जिस इन्होंने बताया कि क्रिकेट जो लोग खेलने जाते हैं तो उनकी तरफ से बेसबॉल का एक करवाया जाता कोर्स भी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कभी उन्होंने एक्सपोज नहीं किया इस चीज़ को कि बेसबॉल का भी आपको कोर्स कराते हैं। अच्छा, क्रिकेट में तो होता है कि बोल्ड हो गया, क्लीन बोल्ड हो गया, LBW हो गया, तो यहाँ पर भी हमें कोई ऐसी चीज़ मिलती है, टोटल डिफरेंट चीज़ हमें नज़र आती है बेसबॉल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को थैंक्स बोलता हूँ कि आप हमें मौका दिया इंटरव्यू के लिए, हम यहाँ तशरीफ़ ले आए।
जी बिल्कुल फ़खर भाई बता रहे हैं, ये बिल्कुल डिफरेंट है। वहाँ क्रिकेट में LBW पैडों में बॉल लगता है, वो LBW हो जाता है, लेकिन इसमें डिफरेंट है। इसमें जिस तरह बता रहे हैं वहाँ डाग आउट लगा होता है, उसमें स्ट्राइक जोन में वो 3 बॉलें स्विंग करे वो स्ट्राइक आउट होता है। अगर वो 4 बॉल हो, जिस तरह क्रिकेट में हम वाइट बॉल कहते हैं, वो दोबारा कराया जाता है। इसमें भी वाइट बॉल होता है, यानी कि वो क्रीजों से बाहर लग जाए। अच्छा, तो उसमें तो वाइट बॉल का आपको स्कोर भी मिलता है? हाँ जी, वो स्कोर नहीं मिलता, लेकिन वो फ्री वॉक हो जाती है। जिस तरह फर्स्ट बेस हो जी, सेकंड बेस, वो फिर वॉक हो जाती है, फ्री बेस मिल जाती है उनको। अच्छा, यानी कि ये इसका फ़ायदा होता है। कवानीन क्या है इसके, वो अमीर काज़मी आप हमारे साथ शेयर करें कि बेसबॉल को खेलने का कानून क्या है, पाकिस्तान के अंदर इसका स्कोप क्या है, और इसके साथ साथ जो दीगर इंफॉर्मेशन खासतौर पर स्कोर से मुतालिक वो किस तरह से आप लोग मैनेज करते हैं, उसका क्या तरीक़ाकार होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो बेसबॉल के जो आलमी कवानीन हैं वो अमेरिका और जापान ने फॉर्म किए थे, और इसमें भी जो स्कोर है वो क्रिकेट की तरह ही बनता है। लेकिन क्रिकेट में तो आप 2 विकेट्स के दरमियान भागते हैं पिच पे, 1 रन बन जाता है। इसमें आपको जो है अपनी बेसिस कवर करनी होती हैं, और जो 3 बेसिस हैं उनको जब आप मुकम्मल करके दोबारा अपनी होम बेस पे आते हैं तो आपका 1 रन बनता है। इसमें जो स्कोर करने का जो टाइम है और जो डिस्टेंस है वो क्रिकेट से ज़्यादा है, इसीलिए इसको ज़्यादा फास्ट गेम भी कहा जाता है। और ये ज़्यादा टाइम टेकिंग है, ज़्यादा एनर्जेटिक है। जहाँ तक इसके रूल्स की बात है तो इसमें बेसिक स्कोर जो है वो उसको स्कोर ही कहा जाता है। इसमें जो आउट होना है उसको आप स्ट्राइक आउट कहते हैं। आउट नहीं बोलते, कहते हैं स्ट्राइक आउट हो गया है। उसके बाद इसमें जो इसके पाकिस्तान में कवानीन है वो हम ऐसा भी डेवलप नहीं कर सके। जो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन है, जो उसके बनाए हुए कवानीन है, हम उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं प्लेयर्स के हवाले से। तो अभी हमारी कोशिश है कि हम गवर्नमेंट के साथ मिलके, फहमीदा मिर्ज़ा जो मिनिस्टर हैं IPC की, उनके साथ मिलके इसका अलग से एक एक्ट जो है वो पास करवाएं, और एक कवानीन जो है सिर्फ बेसबॉल के लिए और प्लेयर्स के लिए और एसोसिएशन के लिए, ताकि हमें प्रॉपर फंडिंग आ सके। अभी हमारा लैक ऑफ जो रिसोर्सेज का प्रॉब्लम है वो भी तभी हल होगा अगर हम एक अलग से कानून बनाने में कामयाब हो जाते हैं। जैसे PCB ने अपने कवानीन डेवलप किए हुए हैं। डेफिनेटली जी, तो अभी हम उस पर भी काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि 6 माह के अंदर हम इंशाल्लाह इसका अलग से एक मुकम्मल दिबाचा बनाने में कामयाब। अच्छा, यानी कि आप लोगों की तरफ से कोशिश हो रही है, मगर ये हमें बताइएगा कि सबसे ज़्यादा सपोर्टिव रोल कौन अदा कर रहा है बेसबॉल के लिए, हुकूमत के अंदर से, और या आप समझते हैं कि कोई भी और दीगर इदारे हैं जो परफॉर्म करने में? अगर देखा जाए तो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, आर्मी और वापडा, इनकी एक अपनी अपनी टीम है, जिसकी वजह से वो सेलेक्ट करते हैं अपने बच्चे, उन्हें जॉब मिली हुई है, तो हमें वहाँ से काफ़ी नर्सरी मिल रही है, डेवलप हमें मिल रही है। हम क्या कर रहे हैं, फेडरेशन, मैंने 10 साल यूथ पे काम किया था, जिसकी वजह से मैं अंडर 12 की टीम को वर्ल्ड कप में ले गया। अभी लास्ट ईयर हम ताइवान लेकर गए हैं, टीम फेडरेशन लेकर गई है, और हम 4th नंबर पे आए हैं। वैसे हमारी रैंकिंग 5th है, लेकिन हम 4th पे आ गए, और वर्ल्ड जो चैंपियन है कोरिया, ओलंपिक चैंपियन, उसको हमने 4-0 से हमने मैच हारे। अच्छा, इसमें हमारे इंडिविजुअल एफर्ट इसलिए है कि हमारे एक जो फाउंडर थे खाविर शाह साहब, उन्होंने 92 में ये गेम गुजरावाला में इंट्रोड्यूस की। अच्छा। और इसको लाइव, जो एक चैनल हमारा नेशनल चैनल था, उसने इसको लाइव कवर किया। उसकी वजह क्या थी इस गेम को लाने की? वजह ये थी कि जब उनको पता चला कि ओलंपिक गेम बेसबॉल बन गई है, 92 में ओलंपिक में खेला जाएगा, तो उन्होंने कहा क्यों ना ये गेम हमारे मुल्क में भी होनी चाहिए और हमारे लड़के भी पाकिस्तान का नाम इस गेम में करें। तो 92 की स्ट्रगल देखें, 2019 तक क्या हो गया कि पाकिस्तान वर्ल्ड 24 हो गया, एशिया में 5वें नंबर पे हो गया। अभी श्रीलंका में हम गए और हमने वहाँ पे फाइनल खेला और बिल्कुल 1 रन से हम मैच हारे। ये भी ट्रॉफी आप वहीं से, हाँ, बिल्कुल ये ट्रॉफी को भी जरा फोकस करें ताकि हमारे देखने वालों को पता चले। ये इस ट्रॉफी से मुतालिक भी हमारे सब कुछ शेयर करें कि कैसे मिली, कितना खेला आप लोगों ने। ये वेस्ट एशिया का इवेंट था श्रीलंका के अंदर, और इसमें 6 मुल्क आए हुए थे, और उसके अंदर पाकिस्तान, श्रीलंका, ईरान, नेपाल और कुछ बांग्लादेश, वो फर्स्ट टाइम वहाँ पर आए थे। हम खेले और हमने फर्स्ट इंडिया को 13-2 से हराया और सेमीफाइनल में, और हमारे बच्चों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। उनकी पूरी गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी, श्रीलंका की लाइव कवरेज थी उनके पास, उनकी मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स इन्वॉल्व थी, इसके अलावा टूरिज्म डिपार्टमेंट के जो उनके सेक्रेटरी थे वो इन्वॉल्व थे। मसलन के एक स्पोर्ट्स को उन्होंने, इस मुल्क ने, वो समझते कि ये उनके एम्बेसडर हैं। अब उनके वहाँ पे एक हालात ख़राब हुए थे, बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, आफ्टर दैट ये इवेंट उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। हमारी पाकिस्तान की टीम, हम एज आ पाकिस्तानी वहाँ पे जो चर्च में जहाँ पे धमाके हुए थे, हम वहाँ पर गए और हमने पाकिस्तान की तरफ से, उनके पॉप से मैं मिला, हमारी टीम मिली, हमने अपने मुल्क की तरफ से, अपने अवाम की तरफ से कहा कि हमें बड़ा दुख है। सुबह
नौजवान खड़े मैं चाह रही हूँ इनसे थोड़ा डेमो ले लें कि किस तरह से इस खेल को खेला जाता है। जरा सेफली प्लीज हमारे सेट में गेंद ना कराइएगा। वैसे देखने वालों को आप बता दें, यहाँ पे आप प्लीज आए, जरा बताएं कि किस तरह से इस गेम को खेला जाता है। आप कैचर बन जाओ। हाँ, आप आगे चले जाओ, बताने को ठीक है। अच्छा ठीक है, आप कमेंट आप सिर्फ हमें बताते रहे, वो बच्चे जरा खेल के हमें दिखाते रहे कि किस तरह से इसको करते हैं। अब क्या हुआ है, ये दूसरी टीम के बैटिंग करने आए हैं। आप अंदर आ जाओ, ये यहाँ पर खड़े होकर बॉक्स बना होता है। हाँ। और सामने जो फील्डिंग करने वाले वो पिचर होता है, जो यहाँ पे कैप्टन खड़े हुए हैं, इनके पास बॉल है, ये बॉल फेंकेंगे, ये बॉल पकड़ेंगे जो कैचर है। ठीक है, तो इन्होंने बॉल फेंकी, उसने पकड़ ली। अब इस बॉल को उन्होंने मारना था, हिट करना था। अगर 3 सही बॉलें आ जाती हैं इनके शोल्डर से नीचे और इनके नीज के बीच में, तो ये 3 चांस मिलेंगे। अगर ये हिट करते हैं तो ये आगे चले जाएंगे, वरना खिलाड़ी आउट हो जाएंगे, वापस चले जाएंगे। अच्छा, और अगर 3 खिलाड़ी आउट हो जाए तो इनिंग चेंज होएगी। अब देखिए, हम घबराते इनिंग चेंज होना। हम इसमें रूल ये है कि जिस तरह ये आउट हो, फील्डिंग ने भागता हुआ बाहर जाना है रनिंग करते हुए, और रनिंग करते हुए दूसरे ने अंदर आना है। तो ये फिर 9 इनिंग कंप्लीट होएगी। जिसका स्कोर ज्यादा होगा वो विनिंग होगी। एक और इसमें आउट होने की और चीजें, इस तरह इन्होंने बॉल कराई, बैटर ने हिट की, और उसके बाद फील्डिंग एड की है। फ्लाई बॉल था, बॉल ये ग्लव है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये मौका मिला है हमें पाकिस्तान को बताने का थ्रू 92 चैनल, तो ये बड़ी अच्छी बात है। थैंक यू सो मच। लोगों को पता होना चाहिए। ये ग्लव है, ये फील्डिंग ग्लव है। कैचर ने वो जरा हार्ड होता है, वो जो ग्लव है, क्योंकि बॉल बहुत तेज आती है, वो उसे रोकने के लिए। तो अमूमन उसी को पहना जाता है या फिर ये सिर्फ ये होते हैं 8 होते हैं, जो फील्डिंग के डिफरेंट पे खड़े होते हैं। हिट लगी वो उस तरह का, जिस तरह क्रिकेट के अंदर जो कीपर होता है उसका जरा डिफरेंट होता है। हमारे यहाँ ये जरा वो कैचर का जरा बड़ा होता है। जरा खोल के दिखाओ सामने को। हाँ, और जो ये है देखिए, इसके बीच में सुराख भी है। जब बॉल आती है तो हमने बीच में खड़े होना है, बॉल आई हमने इसको पकड़ना है, तो इसमें देख कर हम ये पकड़ सकते हैं इजीली। तो ये ग्लव्स होते हैं। अब आउट होने के तरीके, एक तो इस तरह, जिस तरह हमारे यहाँ बोल्ड हो गया, इधर 3 बॉलें हुई, आउट हो गया। क्रिकेट में वाइट होती है, अगर हमारे पिचर ने बॉल बाहर फेंकी वाइट की तरह, 4 बॉलें हो जाए तो एम्पायर ने इसे कहना वाक का मतलब तुम फ्री आगे चले जाओ। अच्छा, तो अगर इसी तरह वो राउंड पूरा कर जाएगा तो 1 स्कोर हो जाएगा। तो व्हाइट का और अच्छा, इतने बड़े राउंड का सिर्फ 1 स्कोर मिलता है? छक्का चौका कोई नहीं होता इसमें? वो होम रन होता है। छक्का चौका भी होना चाहिए। अगर ये हिट मारता है और हिट ग्राउंड से बाहर जाती है, जितने लोग उस वक्त बेसिस में होंगे, मतलब ये खुद खड़ा हुआ था, एक लड़का आगे चला गया, उतने उन्हें कहेंगे फ्री रन बनाए, तो आराम से वो आगे चक्कर लगाएंगे तो स्कोर हो जाएगा। अच्छा, यानी कि स्कोर भी हो जाता है, छक्का चौका भी इसमें लग सकता है। होम रन कहते हैं, होम रन। अच्छा, इसका मतलब जैसा 6 कहते हैं, इधर होम रन कहते हैं। और इसमें आउट होने का तरीका, इन्होंने हिट की, किसी ने बॉल पकड़ ली, कैच पकड़ लिया, आउट हो गया। या खिलाड़ी भाग रहा है, फील्डर ने बॉल फेंकी और फील्डिंग ने बॉल पकड़ के उस बेस पे पाँव लगाने से पहले बॉल पकड़ी और टच कर दिया। अच्छा, मुझे ये भी बताएं कि एक दफा में ज्यादा से ज्यादा कितने खिलाड़ी हैं जो आउट हो जाते हैं? ये बड़ी कमाल की बात है। ये इस तरह होता है कि मैं 2004 में मेरा डेब्यू हुआ। अगर आप फोकस कर लें हमारे कैमरा को। 2004 में जब मेरा डेब्यू हुआ पाकिस्तान टीम का, तो मेरा पहला मैच हुआ थाईलैंड के साथ। और वहाँ मैंने पाकिस्तान का वहद पिचर मैं हूँ जो मैंने वहाँ 17 स्ट्राइक आउट किए। वहाँ मैं ये रिकॉर्ड करके आया। वहाँ मैंने पाकिस्तान का वहद पिचर मैं हूँ जो मैंने वहाँ 17 स्ट्राइक आउट किए। और ये टीम का फ़र्क होता है। अगर टीम जितनी अच्छी है उसमें जो है स्ट्राइक आउट बहुत कम होते हैं, इन फील्ड में आउट होते हैं। और थोड़ा टीम एक अच्छी है एक हल्की है बिल्कुल, उसमें ये होता है कि वो स्ट्राइक आउट होते हैं। ठीक। और मैम दूसरा मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो ग्लव्स है, ग्लव्स ये जो फ़खर भाई बता रहे थे, ये जो ग्लव्स है ना, इन फील्ड में और ग्लव्स यूज़ होता है, आउट फील्ड में और ग्लव्स यूज़ होता है। ठीक है, इन फील्ड में आपने नीचे रह के बॉल पकड़ना होता है, उसमें छोटी लेंथ वाला ग्लव्स यूज होता है। और आउट फील्ड में आपने रेंज से बॉल पकड़ना होता है, ऊपर से रनिंग कैच भी पकड़ना होता है, उसमें वो जो ग्लव्स है वो लेंथ वाला यूज होता है। होता इस तरह का हल्का सा बड़ा होता है। लेकिन आपके एक सवाल का जवाब नहीं वो दे सके कि एक गेंद पे 3 खिलाड़ी आउट हो सकता है, इनिंग पूरी एक गेंद पे, सिर्फ एक गेंद के ऊपर 3 खिलाड़ी आउट है। किस तरह? चलिए प्लीज आइए, बैठिए आप हमारे साथ। बस बॉल कराई, हिट हुआ, कैच पकड़ लिया, एक लड़का भाग रहा था तो उसमें रनिंग नहीं होती, वो वापस आएगा। मतलब एक कैच आउट हो गया और 2 लड़के भाग रहे थे, जितनी फास्ट बॉल फेंकी तीनों। अच्छा, मेरे पास सिर्फ 1 मिनट है, मैं चाह रही हूँ मुख्तसर आप बता दें वो बच्चे जो ज्वाइन करना चाहते हैं इस खेल को, और इसके साथ साथ इस खेल के लिए आपका मिशन क्या है, अज़ाइम क्या है आपकी फेडरेशन के?
देखिए, मैं बच्चों को ये बताना चाहूँगा और पाकिस्तान नेशन स्पेशली पेरेंट्स को, ये गेम आपके बच्चों को फ्री एजुकेशन वर्ल्ड में दे सकती है, अमेरिका, कनाडा, हर जगह पे। इसमें पाकिस्तान बेसबॉल फेडरेशन हेल्प करेगी। और इसमें मेन चीज़ क्या है कि देखिए, हमारे पाकिस्तान में जितनी यूनिवर्सिटी हैं, UCP होगी और पंजाब यूनिवर्सिटी होगी, जितनी हैं, ये हमारे बच्चों को, जो बच्चे हमारे साथ खेल रहे हैं फेडरेशन के साथ, उनको एडमिशन दे रही है स्पोर्ट्स बेस के ऊपर, जिसमें MBA, BBA और जो 8 लाख से 12 लाख है वो फ्री हो रहा है। एज अ प्रेसिडेंट मैं ये गेम खुद खेली हुई है 5 साल से। मैंने ये बच्चों को, मैंने एक ही चीज़ का पता है। लास्ट चीज़ ये करूँगा, बच्चे बहरिया में हमारे पास बेसबॉल ग्राउंड है, जो खेलना चाहता है हमसे रब्ता करें। ठीक है, वो इनसे रब्ता कर सकते हैं। आप सब मेहमानों का बेहद शुक्रिया, आप यहाँ पर तशरीफ लेके आए। सुबह सवेरे पाकिस्तान और पूरी 92 की आप दुआएं आपके साथ हैं कि अल्लाह ताला इसी तरह से आपको कामयाब करता रहे। इसके साथ ही मुझे छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ना होगा और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो नौजवानों से मुतालिक तो बात होगी, मगर बात होगी ख़वातीन से मुतालिक, मगर इस छोटी सी ब्रेक के बाद हमारे साथ जाइए। ठीक है मिस, ये हम आपको प्यारा लगना किसको अच्छा नहीं लगता, और प्यारे लगने के लिए एक तो कुदरती हुस्न होता है, फिर उस हुस्न को 4 चांद लगाने के लिए कोशिश की जाती है ख़वातीन की जानिब से कि मेकअप किया जाए, और मेकअप किस प्रोडक्ट में क्या चीज़ होती है, क्या नहीं होती, और किस मेकअप को हमने किस तरह से यूज़ करना है, कैसे नहीं करना। हमारे यहाँ ख़वातीन कई दफ़ा, बल्कि अक्सर ही ऐसा होता है, ख़वातीन मेकअप ले लेती हैं और वो सालों साल पड़ा भी रहता है, उन्हें पता ही नहीं होता कि वो एक्सपायर हो गया है, नहीं हो गया, और फिर वो एक्सपायर मेकअप को यूज़ कर रही होती हैं। मेकअप तो कर लेती हैं मगर एक्सपायर मेकअप आपकी स्किन के लिए बड़ा ख़तरनाक हो जाता है। मैं सिर्फ ख़वातीन ही, मर्द हज़रात भी हैं जो मेकअप ना सही मगर वो अपनी स्किन के लिए, वो भी आजकल काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। मगर इस स्किन को बचाने के लिए और मेकअप का इस्तेमाल ज़रूर करें, मगर इसका सही इस्तेमाल और आपको कैसे इस्तेमाल इसका करना है, प्रोडक्ट कैसे यूज़ करनी है, कितनी देर तक आपको रखनी है, इसके साथ साथ अपने स्किन को आपने किस तरह से नीच रखना है। स्किन के जो मसाइल आपको हो जाते हैं मेकअप के बाद, बहुत सारी ख़वातीन हैं जिनको दाने निकल आते हैं, दाने निकलते हैं, बहुत ज़्यादा मसले हो जाते हैं, रैशेज़ हो जाते हैं। कई ख़वातीन क्लिनजिंग करती हैं, वो क्लिनजिंग के दौरान ऐसे रगड़ रगड़ के करती हैं कि वो स्किन भी आपकी सेंसिटिव होती है, फिर आपके रैशेज़ भी निकल आते हैं। उससे स्किन को कैसे बचाना है, हमारे 2 बड़े मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, वन एंड ओनली, हमेशा की तरह हर वीक हमारे साथ मौजूद होते हैं माहिर अमराज जिल्द, डॉक्टर अली काज़मी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इसके साथ साथ मेकअप एक्सपर्ट हैं शिबा गयास, वो भी हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच शिबा साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। अच्छा, सबसे पहले तो शिबा आप मुझे ये बताइएगा, ख़वातीन को तो हम सब जानते हैं मेकअप का बड़ा शौक होता है, घर में भी कोशिश करती है, जो लाइनें शाइनें तो लगा के बंदे को रखना चाहिए, मगर जो ख़वातीन सालों साल मेकअप आपका पड़ा रहता है, जैसे एक लिपस्टिक ली है फलाने ब्रांड की है, बड़ी महंगी ली है, तो वो सालों साल पड़ी रहती है, ख़वातीन एक्सपायर मेकअप ही यूज़ करती हैं। बिल्कुल, अगर मैं देखूं, अगर मेरा जितना एक्सपीरियंस पाकिस्तान में अब जा रहा, तो उसमें 90% मेरे पास ऐसी ख़वातीन आती हैं कि जब मैं उनको वैनिटी बॉक्स मंगवाती हूँ, अक्सर अगर आती हैं फेशियल के लिए, अपने स्किन के प्रॉब्लम लेकर आती हैं, तो हम लोग को आइडिया होना शुरू हो जाता है कि उनकी डाइट के साथ साथ उनका जो प्रोडक्ट यूज़ करें उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ज़रूर है, जिसकी वजह से इनके जो एक्ने का जो है प्रोन हो रहा है, या उनकी जो स्किन है वो डैमेज हो रही है, या उसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के स्कार्स या पिगमेंटेशंस बन रही हैं। अच्छा। और जब भी मैंने किसी से मैक्सिमम जब मैंने पूछा, जैसे मैंने 90%, तो जब मैं पूछ रही होती हूँ कि जी आपने अपना जो है अपनी फाउंडेशन जो है, अगर आप लिक्विड फाउंडेशन यूज़ करें कितना अर्सा हो गया, जी वो मैंने 3 साल पहले ली थी। हाँ, देखिए जो लिक्विड फाउंडेशन है उसकी जो मैक्सिमम मुद्दत जो है वो 6 मंथ से लेके आपकी 12 मंथ्स तक होती है, इससे ज़्यादा आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। हमारा प्रॉब्लम ये कि हम लोग ले लेते हैं। सेकेंड हमारा प्रॉब्लम ये, हमें पता नहीं होता कि कौन सा प्रोडक्ट हमें सूट करेगा, तो हम बजाय अपनी स्किन को मैच करने की फाउंडेशन की जगह हम 3-4 लेकर रख लेते हैं, और फिर वो जो 3-4 फाउंडेशन है वो अगले 5-6 साल तक वो हमारे ड्रेसिंग टेबल का पार्ट बने रहती हैं। मसला ये भी होता है ना ख़वातीन का कि भी यूज़ कर रही हैं, अच्छा वो देखती हैं इतनी सारी पड़ी हुई है, ये तो मैं इसको चेंज नहीं करूंगी, वही फिर यूज़ कर। लेकिन देखिए बात यह, आप मेकअप क्यों कर रहे हैं? आप खूबसूरत लगने के लिए कर रहे हैं, आप अपनी स्किन को खूबसूरत नज़र कि लोगों को पता चले कि हम इतने खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर आपको पता है कि ये प्रोडक्ट यूज़ करने से, ठीक है मेरी स्किन फ़िलहाल शायद 15 मिनट या 20 मिनट ठीक है, लेकिन अगले 2-3 सालों में मुझे बहुत एक्ने का प्रॉब्लम कर रही है, मेरी स्किन को बहुत ख़राब कर रही है, आप यूज़ ना करें। हम लोग थोड़े पैसे बचाने के चक्कर में फिर बाद में वही जो क्लाइंट्स हैं या वही जो ख़वातीन हैं वो डर्मेटोलॉजिस्ट और बड़े बड़े स्किन एक्सपर्ट को एक हैवी फीस दे रही होती हैं, वही 1000 रुपये और 500 की अपनी जो है फाउंडेशन या अपने उसको तब्दील नहीं करना। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अभी शिवा साहिबा ने भी बात की, बहुत सारी ख़वातीन कहते हैं कि जी खूबसूरत तरीके से, अच्छे प्यारे तरीके से आपको सोना चाहिए, ख्वाब भी बड़े प्यारे प्यारे आते हैं। ख़वातीन
जो मेकअप के साथ सो जाती हैं, जो हम बड़े थके हुए अब मेकअप नहीं उतार सकते, बहुत थकावट हुई है, सो जाती हैं मेकअप के साथ, वो स्किन के लिए कितना ख़तरनाक होता है? देखिए, पहले तो मैं बताना चाहूँगा, स्किन जो होती है आप इनहेरिट करते हैं। अपने पेरेंट्स से हर शख्स स्किन इनहेरिट करता है, और इनहेरिटेंस का मतलब कि आपकी सेंसिटिविटी ऑफ द स्किन। कई लोग कहते हैं कि जी हमने पानी भी लगाया तो हमारी स्किन पे एलर्जी होगी, ये पानी के साथ भी होती है। तो इस चीज़ आपकी, कई लोगों की इतनी हार्ड स्किन होती है कि अगर जिस तरह पुराना मेकअप भी बिलफर्ज बहुत पुराना भी उनको बिलफर्ज नहीं करेगा, प्रॉब्लम करेगा। और कई ऐसे लोग हैं कि नया मेकअप बाहर का अच्छे वाला ब्रांड है वो भी कर जाएगा। तो इट इज़ टू टेक सेंसिटिविटी ऑफ द स्किन विच यू इनहेरिट, विच यू गेट फ्रॉम द जेनेटिकली, आपको अपने पेरेंट्स से आता है। एक तो ये हो गया। सेकंड, आपने कहा कि अगर कोई मेकअप करके, एक तो सबसे पहले हम बताते हैं मेकअप जो चीज़ है ये क्या है। हमारी स्किन जो है इट इज़ ए पोरस स्किन, जो है वहाँ पर से चीज़ें सिक्रीट भी हो रही हैं, एब्जॉर्ब भी हो रही हैं। हमारी स्किन एक वो अल्लाह ताला ने बनाई है जहाँ से एब्जॉर्प्शन भी होती है, सिक्रीशन भी होती है, और उसमें हमारी इसको लस्टर स्किन को लेने के लिए हमें एक इसमें लिपिड लेयर है, इसमें एक ऐसी लेयर है, पानी की एक लेयर होती है जो इसको सॉफ्ट रखती है स्किन को। अब देखें, आपने कहा कि अगर सारी ओवरनाइट, ये सारा दिन, जिस तरह आप लोग भी मेकअप्स के अंदर रहते हैं, सारा दिन रहे और ओवरनाइट भी मेकअप करके सो गए, तो वो जो आपकी स्किन में एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशंस होनी है वो नहीं वहाँ पर से होंगी, क्योंकि आपने तो तहें जमाई हुई हैं ऊपर। जो बेस है, जो चीज़ें आपने इतना कर दिया कि वहाँ पर से जो उसका लेवल्स हैं इन चीज़ों का, सिक्रीशंस का, एब्जॉर्प्शंस का, और जो चीज़ें इसके फंक्शंस ऑफ द स्किन हैं, उसके अंदर टेम्परेचर रेगुलेशन हो रही होती है स्किन के साथ, और बहुत चीज़ें जो स्किन की सिर्फ लेयर्स कॉज कर रही होती हैं। फिर हमारी जो एक लेयर है, जो पानी जिसके अंदर होता है हमारी स्किन की लेयर में, जो पानी होल्ड करती है, अगर वो भी नहीं है, अगर वहाँ पर से आपकी स्किन में से पानी का लॉस हो गया है और आपको रिक्वायर्ड नहीं है वहाँ पर, और आपने तहें जमाई हुई हैं, तो आपका जब उतारेंगे तो जिसमें एक डेड स्किन होती है, सुबह आप उठ के देखें या अगर सारा दिन मेकअप के अंदर हैं, आप जब इसको क्लेंस करेंगे, क्योंकि याद रखें जब क्लेंस करना है, आपने स्किन पे से मेकअप उतारना है, वो ख़तरनाक है। ख़तरनाक इन दिस सेंस कि इससे डैमेज होती है स्किन। हाँ, मतलब जब आप फ्री हो उसी वक्त अपने स्किन को आप नीट कर लें, क्लियर कर लें, और उसके बाद एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपने करनी है, जिसने भी मेकअप्स उतारने करने, उसके बाद हाइड्रेट करें स्किन को। हाइड्रेशन का क्या मतलब है? हाइड्रेशन का मतलब है ये नहीं कि ये गंदा मौसम चल रहा है तो हम हाइड्रेट ना करें कि नहीं भी मेरी ऑयली स्किन है। इट इज़ नथिंग टू डू विद द ऑयली स्किन। हाइड्रेशन ये होती है कि हमारी जो पानी का एक लॉस होता है, जिसको हम कहते हैं ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस हो रहा होता है हमारी स्किन में से, उसको रोकने के लिए आप अच्छा मॉइस्चराइज़र या अमोलिएंट, ये दो चीज़ें होती हैं, अमोलिएंट या मॉइस्चराइज़र, आप वो लगाते हैं वहाँ पर, जिससे हमारा जो एक हमारी लेयर बनती है, जिससे हमारे पानी का लॉस ख़त्म होता है और वो हाइड्रेट करती है, बैलेंस कर देती है, बैलेंस करती है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे साथ कॉलर भी मौजूद है। पहले हमारे साथ कॉलर है फिजा, उनसे बात करते हैं। जी फिजा, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरे ना पाँव पे एलर्जी हुई है 4 देर से। पाँव पर एलर्जी हुई है आपके? जी जी, अच्छा। बहुत इचिंग बहुत ज्यादा हो रही है। किसी चीज के कोई काटने की वजह से है या इन्फेक्शन है कोई? नहीं नहीं, ये नहीं समझ आ रहा, लेकिन बहुत ज्यादा इचिंग है उसकी। ठीक है डॉक्टर साहब, आप बात करें फिजा से, अगर आप पूछना चाह रहे हैं कुछ। नहीं, मैं बता देता हूँ। ठीक है फिजा, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब से ये जान लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। थैंक यू, आपने कॉल की। अहमद भी कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी अहमद, बात कीजिए। मैडम, मेरे ना बच्चे हैं 2 छोटे, तकरीबन एक 2.5 साल का है, ठीक, दूसरा है तकरीबन 4 साल का ना, वो तकरीबन 15-20 दिन से एलर्जी खत्म नहीं हो रही है। अच्छा, एलर्जी किस चीज़ की एलर्जी हुई है बच्चों को? बच्चों को ये दाने वगैरह खारिश होती है, उसके बाद दाने बन जाते हैं। अच्छा, पूरी जिस्म के ऊपर है ये मसला उनके? नहीं, ये टांगों के ऊपर है। सिर्फ टांगों के, दोनों बच्चों के? जी जी, ठीक है, थैंक यू सो मच अहमद। अभी डॉक्टर साहब से हम जान लेते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसका आंसर तो लेते हैं, मगर चूंकि चलिए आप इसको कंटिन्यू करें, फिर हम मेकअप की तरफ। हाँ जी, ये बहुत कॉमन, दोनों चीज़ें बहुत कॉमन है इस मौसम में, इस सीज़न में। इसलिए बहुत अच्छे क्वेश्चन आए कि फ़ायदा लोगों को हो जाएगा। पहला तो था लेडीज़, उन्होंने कहा मेरे पाँव में, दोनों पैरों में मुझे हो रहा है। देखिए, जो हम सबसे कॉमन आजकल इसको देखते हैं, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, कॉन्टैक्ट एलर्जी फ्रॉम द शू। मर्द लोग 90% जुराबें पहनते हैं विद द सॉक्स। आपने औरतों में आप किसी को देख लें तो 90% नहीं पहनती हैं औरतें। औरतों का डायरेक्ट शू जो है जाके उनकी स्किन को लग रहा होता है। इस गर्मी, इस मौसम के अंदर क्या है, वहाँ पर से उसके अंदर से केमिकल्स निकलते हैं जूते के अंदर से, और जो गर्मी की वजह से आपकी स्किन को जाके इरिटेट करते हैं। इट इज़ एन एक्जिमा नोन एज कॉन्टैक्ट एलर्जिक एक्जिमा ड्यू टू द शू, ड्यू टू द लेदर या वो।
तो वो उनको कांटेक्ट हटाना है। दवाइयाँ तो देंगे, स्टीरॉइड्स लगाने को देते हैं, मगर उनको चाहिए कि वहाँ पर से जूता ऐसा ना पहने जो पूरा कवर करे, जूता बिल्कुल स्ट्रिंग्स टाइप सा पहने या फिर स्टॉकिंग्स या सॉक्स पहन के पहने। एक तो एहतियात है उसके अंदर कि बचाएं उसके कांटेक्ट एलर्जी के लिए। हमारे दूसरे कॉलर जी, सेकंड ने पूछा था कि मेरे बच्चों को दोनों को आजकल बहुत कॉमन, जी ये मगर बहुत कॉमन इस गर्मी के मौसम में, जिसको मिलिएरा आम जबान में पित्त कहा जाता है, गर्मी हीट रिएक्शन, जैसे हीट रिएक्शन, क्योंकि दोनों को इस वक्त आ रहा है, गर्मी इस मौसम के अंदर बहुत कॉमन है। तो मैं कहूँगा दवाई तो देनी है, एक तो ठंडा रखें, नहाएं धुलाएं, पाउडर का इस्तेमाल, आम जो पाउडर होता है उसका इस्तेमाल करें। बिल्कुल एनी प्रिकली हीट पाउडर, वो क्या करेगा, वो सॉफ्ट कर देता है, एक लेयर बना देता है, वहाँ से इरिटेशन ख़त्म कर देता है। तो इसलिए उनको मगर उनको हीट से बचाना है, हीट से बचाएं और बच्चों को अवॉइड कराएं कि वो बिल्कुल किसी किस्म की इचिंग ना करें, जिसकी वजह से उनके जख्म भी बन सकते हैं। और डाइट का भी मेरा ख्याल रखना चाहिए सूरत में। आजकल तो आमों का सीजन है, गर्म चीज़ें हैं, तो उस वजह से भी मसला होता है। अच्छा, मुझे ये शिवा बताएगा कि जैसी लेडीज़ हैं उनका फिर ये होता है कि जी अच्छा कुछ तो हैं जो सैलून पे आ जाती हैं, चेक करा लेती हैं अपनी वैनिटी को, मगर जो घरों में यूज़ करती हैं उनको कैसे पता चले कि उनका मेकअप ख़राब हो चुका हुआ? देखिए, अगर पहली जो सिंपल मैं आम लफ्ज़ों में अगर कहूँगा, अगर आप अपने मेकअप प्रोडक्ट्स हैं अगर उनको देखते हो और आपको लग रहा है कि हमें नहीं पता चल रहा है कि एक्सपायर हुए या नहीं, एक तो हम लोग को एक टेंटेटिवली आइडिया होता है कि हमने कितने अरसे पहले ख़रीदा है, ठीक है। जो भी लिक्विड हमारे मेकअप्स होते हैं, जो हमारे लिक्विड आई शेडोज़ वगैरह होते हैं, उनकी मुद्दत मैंने पहले भी बताई थी, 6 से हमारे 12 महीनों तक की मुद्दत होती है। मस्कारा की एज़ पर जो फ्रेंच हमारी जो आप कह लें कि मेकअप अकेडमी है, वहाँ के मुताबिक ये होता है कि जो मस्कारा है, अभी बल्कि बहुत से लोगों को शौक लगेगा कि 3 मंथ से ज़्यादा हम उसको नहीं रखें, हमें रखना चाहिए मस्कारा, क्योंकि वो डायरेक्ट आपका आई के साथ इंटैक्ट उसका होता है, तो इट्स वेरी वेरी रिस्की। उसमें आपकी बैक्टीरिया बहुत जल्दी, क्योंकि ये नम जगह होती है, वाटर लाइन के करीब हम लगा रहे होते हैं, तो बैक्टीरिया जो है बहुत जल्दी प्रॉन करता है। तो मस्कारा की जो मुद्दत है वो 3 मंथ्स है, लेकिन हम लोग यहाँ पे सालों, जब तक हमारा ड्राई नहीं हो जाता हम लोग लेके चलते हैं। उसके अंदर भी पानी फेंक रही होती है, कुछ शावर कर तो रही होती है, ये बहुत गलत है। देखिए, जो चीज़ें डायरेक्ट आपकी, इसी तरह आपके जो लिप ग्लॉस हैं, जो आपके लिपस्टिक हैं, वो भी 12 मंथ से ज़्यादा जो है उसकी डेट नहीं है। 12 मंथ्स के बाद आपके लिप ग्लॉस और आपकी लिपस्टिक भी एक्सपायर हो जाती है। प्लीज़ आप मत इस्तेमाल करें। मैं बहुत हर लोगों को कहती हूँ कि भाई थोड़े थोड़े पैसों की वजह से। सेकंड ये कि आप सिर्फ अपने ड्रेसिंग टेबल पे आप उतना मेकअप रखें जो आपको लग रहा है कि आप यूज़ कर सकें या आप करते हैं, आप रिक्वायर्ड है। अब ये नहीं कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई आई पैलेट यूज़ किया, वो मेरे फेस पे सूट कर रही है, तो वो आपको भी करेगी। हमारे साथ कॉलर भी मौजूद है, जी इफ्तिखार, बात कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरे बेटे की उम्र है 16 साल, उसके ना सारे जिस्म पे कोई दाग दाग से बन गए हैं, जैसे मच्छी के ऊपर चांदने से नहीं होते मछली के, जी 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 जी, इस तरह के वो बन के ऊपर से कर रहे हैं, उसके लिए कोई एडवाइस दे। अच्छा, मुझे ये बताएं कब से ये मसला है आपके बेटे के साथ? ये कोई है जी 6-7 मंथ से ज्यादा हुआ है, पहले थोड़ा थोड़ा सा, अब तो काफी सारे जिस्म पे हो गया है। डॉक्टर को चेक कराया आपने? किसी मौलिज से रब्ता किया है? हाँ जी किया है, उन्होंने कोई क्रीम दी थी, वो कहते हैं ये सोराइसिस टाइप है, इसका इलाज नहीं है, लेकिन ये क्रीम लगाते रहें बस, उससे कोई अफाका रहेगा। अच्छा ठीक है इफ्तिखार, आप परेशान न हो, इससे मुताल्लिक डॉक्टर साहब से हम पूछ लेते हैं। समरा हमारे साथ कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी समरा, बात कीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मेरे पाँव पे एलर्जी है, और जी मैं बात ये करना चाह रही हूँ कि मेरे पाँव पे एक सर्कल बन जाता है, और सर्कल में दाने हो जाते हैं और उसमें से पानी निकलना शुरू हो जाता है। अच्छा समरा, ये कब से मसला है आपके साथ? और इस वजह से खत्म नहीं हो रही। ये कब से मसला है? जी ये तकरीबन 1 साल से। ठीक है, थैंक यू समरा। अभी इससे बात करते हैं, इससे मुतालिक भी मरियम हमारे साथ मौजूद है कॉलर, उनसे पहले बात कर लेते हैं। जी मरियम, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, मेरे ना 3 मसाइल हैं। फर्स्ट तो मेरा ये पूछना है कि मेरे ना फेस पे ना छाइयाँ हो रही हैं, ब्राउनिश तिल तो हैं ही, लेकिन उसमें अब छाइयाँ अजीब सी बन रही हैं, आईज के और आंखों, गाल पे, चिक पे ना बन रही हैं। अच्छा मैरिड? अच्छा मरियम, आप मैरिड हैं? मैरिड है अनमैरिड है? अल्हम्दुलिल्लाह मैरिड। जी मैरिड हूँ मैं। अच्छा, ब्लड की कमी का मसला तो नहीं है आपको? ब्लड की कमी? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, सारे मेरे टेस्ट क्लियर हैं, पता नहीं क्या मसला हो रहा है कि छाइयाँ आ रही हैं। अच्छा, और बच्चे कितने हैं?
बच्चे हैं आपके? बच्चा नहीं है अभी, बच्चा नहीं है। उसी के मैं कह रही हूँ कि मैं ना, मुझे एक मेडिसिन है, शायद मैं नाम ले सकती हूँ कि नहीं, ईवोन मेडिस टैबलेट ले रही हूँ, तो उससे मैं ना बिल्कुल मेरे के वाइट फेस हो जाता है, लेकिन छाइयाँ मेरी ज्यादा दिखने लग जाती हैं। एक तो मसला मेरा ये है। दूसरा मेरा मसला, हेलो जी जी सुन रहे हैं मरियम, आप बात कीजिए। सुन रहे हैं। दूसरा मेरा मसला ये है कि मेरी ना फिंगर पे ना, बाईं साइड पे फर्स्ट फिंगर जो है थंब के साथ वाली होती है, उस पे ना, उसके एक तो ना बैक पे ना फ्रंट पे, उसके जो सेंटर वाला हिस्सा है ना, उस पे रेडिश से रैशेज हो रहे हैं, उसमें दाने से बन जाते हैं, पीप निकलना शुरू हो जाती है। ये ना मुझे तकरीबन 8-10 दिन से बिल्कुल अच्छी बली उंगलियां थी, तो एक उंगली पे बनना शुरू हो गया, वो बिल्कुल खारिश होती रहती है, वहाँ पे रेडनेस रैशेज से हो गए हैं। ठीक है, थैंक यू मरियम। अभी डॉक्टर साहब से हम इसके बारे में जान लेते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, पहले तो मुझे इफ्तिखार साहब थे, उनके बेटे के हवाले से बताइए। जी उन्होंने बताया वो है सोराइसिस, जिसने जो बताया भी था, जिसने मछली के उन्होंने कहा कि छिलके बनते हैं, तो बिल्कुल हमारा इंग्लिश में भी हम इसको कहते हैं फिश टाइप स्केल्स, जो इसके अंदर टिपिकल कहा ही जाता है उसके अंदर। सोराइसिस बहुत लंबी बीमारी, मगर मैं इन शॉर्ट आपको बताऊंगा। ये वो बीमारी है कि जो एक दफ़ा विदाउट रीज़न आती है, ख़ानदानी भी हो सकती है, मगर किसी को भी ख़ानदान में विदाउट रीज़न भी आ सकती है। रेड पैचेस बनते हैं पूरी बॉडी पे, सर से लेके पाँव तक, एक एक हिस्सा पाँव का इन्वॉल्व हो सकता है इसके अंदर, पूरी बॉडी लाल हो जाती है। स्केल्स बनते हैं, और स्केल्स इस तरह उतरते हैं जिससे मछली के ऊपर से उसके छिलके उतरते हैं पूरी बॉडी के ऊपर से, और एक ख़त्म नहीं होती, दोबारा लौट के आती है बीमारी। इसमें हम डिफरेंट ट्रीटमेंट्स देते हैं, जिसके साथ लगाने के, खाने के भी और ओरल भी ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर से ये डेवलप हो रही है, बाहर से नहीं लगती है। किसी चीज़ के खाने पीने से कोई ताल्लुक नहीं है इस बीमारी का। तो इनको डेफिनेटली किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को रब्ता करना चाहिए, वो उनको बताएंगे कि अब ये किस तरह इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक नहीं कर सकते, क्रीम दी हुई है उन्हें, सिर्फ ये लगाएं। क्रीम्स के साथ साथ नहीं, कुछ टैबलेट्स भी दी जाती हैं इसके अंदर, स्पेशल इसमें देते हैं, तो इसे उनको तो किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से डेफिनेटली रब्ता करना। अच्छा समरा के बारे में भी बता दें, जो पाँव के बारे में पूछ रही हैं, वो तो वही जो हमारा पहला था सर्कल, वो एक्जिमा है उनका, वो जिस हमने पहले बात किया था कि एक्जिमा है इस मौसम के अंदर जूते की वजह से वो जो आ रहा है, और उन्होंने नोच के ख़राब कर लिया, जहाँ पर कह रही मुझे पस भी पड़ी हुई है। देखें वही जो हमने बात की, अब इसको जब नोचते हैं घर में तो वहाँ पर इन्फेक्शन आती है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत कॉमन है इस मौसम में, तो एक्जिमा के साथ साथ इन्फेक्टेड एक्जिमा बन जाता है वो। तो इसलिए उनको एंटीबायोटिक्स लेनी है, प्लस लोकल क्रीम्स लगानी है, कुछ स्टीरॉयडल क्रीम्स लगानी है, और अवॉइड करना है उस कॉन्टैक्ट के साथ। ठीक है। और मरियम पूछ रही थी कि उनके फेस पे छाइयाँ हैं, फिंगर के सेंटर के हिस्से पे बता रही हैं कि वो रेडिश सी हो जाती है। फिंगर्स के सेंटर तो वही काम करने की वजह से, जिस हम बताते हैं कि काम, पानी, साबुन, सर्फ, कपड़े, बर्तन वगैरह साफ नहीं करते, उसको गीला रखते हैं, उसकी वजह से वो स्किन हमारी डिस्टॉर्ट होती है और वहाँ पर से आता है। और जो छाइयाँ हैं, छाइयाँ तो वो चीज़ें हैं, हमने एक दफ़ा बहुत पूरा प्रोग्राम इस पर किया हुआ है कि जिसके ऊपर जब छाई एक दफ़ा आ जाए तो पहली मैं हमेशा बताता हूँ कभी ख़त्म नहीं होती। हम छाई को बेहतर कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, मगर छाई सारी ज़िंदगी रहती, क्योंकि अननोन रीज़न की वजह से डेवलप हो रही होती है। उसमें बिल्कुल एक चीज़ कहना चाहूँगा, बाज़ार की कोई क्रीम नहीं उन्होंने लेनी, सिर्फ मेडिकेटेड क्रीम जो डॉक्टर बताएगा वो उन्होंने करना है। अच्छा ठीक है। अच्छा शिफा, मुझे ये बताएगा, जैसे अभी गर्मियों का सीज़न चल रहा है और इसमें ख़वातीन मेकअप, अब कभी किसी गैदरिंग में आपको डिनर पे जाना पड़ता है, दोस्तों से मिलने जाना पड़ता है, कॉलेज की लड़कियाँ हैं तो मेकअप भी करती हैं, कोई ऐसी टिप जो आप देना चाहें, लड़कियों को बताना चाहें, ख़वातीन को, चाहे वो घर बैठी हैं, मैंने देखा चूल्हे के सामने खड़ी होती हैं और ढेर मेकअप करके खड़ी होती हैं। देखिए पहली बात तो ये है कि 2-3 बेसिक अगर वो चीज़ें फॉलो करे तो मेरे ख्याल ज़िंदगी काफ़ी उनकी आसान हो सकती है। फर्स्ट वही कि हमारी जो स्किन है वो साफ़ होनी चाहिए, सोने से पहले क्लिनजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितना भी पूरा दिन मेकअप करें, लेकिन अपने रात को अपने फेस को अच्छे से साफ़ करके और अच्छे क्लिनजर से, इट्स नॉट लाइक यहाँ पे कुछ इस तरह के भी क्लिनजर मार्केट में आए हुए हैं जो कि आपको कहते हैं विद इन सेकंड्स आपका जी पूरा मेकअप ऑब्जॉर्व करेगा। दे आर वेरी अल्कोहलिक फ्री भी होते हैं, कुछ अल्कोहलिक भी होते हैं, आपको ये यूज़ करने चाहिए, कुछ इस तरह की भी नहीं। इसमें आपका सिर्फ ब्रांड आपका अच्छा यूज़ होना चाहिए, माइल्ड होना चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जो स्किन है, देखिए बाकी बॉडी पार्ट्स जो हैं वो कुछ विजिबल होते हैं, कुछ कपड़ों में ढके छुपे होते हैं, लेकिन फेस और आपके हाथ और पाँव ऐसी चीज़ें जो कि बहुत प्रोमिनेंट होती हैं, उनके ऊपर आप कॉम्प्रोमाइज़ ना करें किसी भी अच्छे प्रोडक्ट पे। आपको ये, अगर आपको बहुत से बड़े ब्रांड हैं और लोगों को पता होता है कि हमें इसकी कॉपी मिल रही है, दे प्रेफर टू गो फॉर द कॉपी। और मैं हमेशा कहती हूँ कि जब आपको पता है कि यहाँ से ये एक्चुअल चीज़ नहीं मिल रही तो आप क्यों बाय कर रहे होते हैं। जस्ट उनका डिफरेंस क्या है, 1000 रुपये का या 500 का डिफरेंस होता है, उसकी वजह से। सेकेंडली ये सन ब्लॉक जो है वो प्रॉपर्ली वो अपनी स्किन के ऊपर यूज़ करें, अच्छे प्रोडक्ट यूज़ करें, बस दैट्स इट। इसके अलावा तो मैं यही कहूँगी कि और मेकअप बहुत ज़्यादा करने से भी अवॉइड करें। अगर आप बहुत हीट के सामने, बहुत सारे सैलून्स में जिस तरह से ख़वातीन घर पे तो यूज़ करती हैं, चलिए किसी तरह आपको पता चलता है आपका मेकअप एक्सपायर हो चुका हुआ है,
लेकिन जो सैलॉन्स में बंद प्रोडक्ट्स भी होती हैं और वो नहीं बताया जाता आने वाले कस्टमर को कि ये एक्सपायर हो गई हैं, उनका इस्तेमाल कर दिया जाता है, उस चीज़ का कैसे पता आपको चले? देखिए उसमें तो यही है, अब तो खैर काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं और जितना अब स्ट्रिक्टनेस सैलून सर्विसेज पे भी आ रहा है उसमें मेरा ख्याल है बहुत जल्दी मैंने सुना है कि उसमें ऑडिट भी होगा, तो ऑब्वियसली उसमें प्रोडक्ट ऑडिट भी वहाँ पे इंक्लूड होगा। सेकेंडली ऑनर्स की थोड़ी सी ऑनेस्टी पे भी होता है। आप जिनके पास जा रहे हैं आप पहले देखिए कि क्या वो सर्टिफाइड टेक्नीशियंस हैं, क्या वो अगर आप जिस ट्रीटमेंट के चाहे आप अपने हेयर के लिए जा रहे हैं चाहे स्किन के लिए जा रहे हैं, लोगों को अब जो मेरी तो ज़्यादातर जो मेरा क्राउड है वो डिफेंस वगैरह से को मैं ज़्यादा डील करती हूँ, वहाँ पे अब लोगों में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस मैं देख रही हूँ। अभी बल्कि दूसरी साइड से भी मेरे पास मजंग से, मुल्तान रोड से, इवन मुल्तान के भी बहुत सी क्लाइंट्स मेरे पास आ रहे हैं, हाँ डिफरेंट एरिया से, तो लोगों में अवेयरनेस आना शुरू हो गई है बिकॉज ऑफ सच टाइप ऑफ मॉर्निंग शोज और यूट्यूब्स और लोगों में हो गया। कि आप 2 रुपए की प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हुए वो गंदी प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर लेते हैं, मगर आप ये देखें आप उसके ऊपर 1000 रुपया फिर इलाज के ऊपर भी डॉक्टर साहब मैं यही हमेशा ये बोलती हूँ। कोई ऐसा मैसेज जो आप देना चाहें खवातीन को जो कॉस्मेटिक एक्सपायर तो यूज कर लेती है फिर स्किन पर उनके जलन भी हो जाती है और रैशेस भी पड़ना शुरू हो जाते हैं? देखिए उनके लिए मैं कहूँगा खवातीन क्या मर्दों के लिए भी मैं कहना चाहूँगा खुसूसी आजकल के मौसम के अंदर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सन ब्लॉक्स का इस्तेमाल। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, धूप के अंदर जब जाते हैं तो इट्स वेरी, एक तो हमारी क्लियर आजकल होता है क्योंकि बारिश की वजह से और क्लैरिटी और ज़्यादा सन रेज और ज़्यादा इफेक्ट करती हैं, ए और बी रेज जो होती हैं, तो उसमें जो सन ब्लॉक है उसमें दोनों उसमें होने चाहिए ए रेज और बी रेज दोनों को स्टॉप करने के लिए होना चाहिए एंड इट शुड बी वाटर बेस्ड। इट शुड नॉट बी ऑलरेडी मौसम ऐसा है कि जिसमें ऑयली प्रोडक्शन ज़्यादा हमारी हो रही थी, तो वाटर बेस क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा उसको और वहाँ पर वो ऑयली पन नहीं आने देगा। यानी कि आपको सन ब्लॉक जो है उसका इस्तेमाल यकीनी बनाना होगा। थैंक यू सो मच। सन ब्लॉक जो है ना एक दफ़ा ही आप सिर्फ सुबह यूज़ करने के बाद ये मत समझे पूरा दिन। चलिए बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, आपने भी अपना वक्त निकाला। शिबा गया साहब आपका भी बेहद शुक्रिया। इसके साथ ही सुबह सवेरे पाकिस्तान से मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, इंशाल्लाह फिर से मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।